ये बताया जाएगा कि हम आज यहाँ पे क्यों हैं। Why you all gather here? Any answers? Come on. Come on. किसी को कोई आइडिया है? For get together. It's a get together. It's an engineer's meet. What? Okay. तो introduction के लिए I would like to call Dr. Kumutala Mehta to please come and give an introduction speech. हेलो, आवाज आ रही है? आज के इस समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम यूएसए डॉक्टर राहुल कुमार चौधरी, विशिष्ट अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव, गोंदीपोखर हाई स्कूल के सेक्रेटरी डॉक्टर अमर कुमार चौधरी जी, प्रधानाध्यापक गोंदीपोखर हाई स्कूल, प्रधानाध्यापक सिरका हाई स्कूल, यहाँ उपस्थित तमाम युवा इंजीनियर्स, प्रबुद्ध नागरिक, इस प्रखंड के आप सबको हार्दिक अभिनंदन। मुझे बहुत अपार हर्ष के साथ ये भीड़ देखने का मौका मिला जब हम लोगों ने इस प्रोग्राम के आयोजन का सोचा था। तब सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या हमारे इस अनगढ़ा प्रखंड में है। अधिकतम अनुमानित संख्या जो थी वो 50 थी, लेकिन इतने लोग हमारे अनगढ़ा प्रखंड में युवा इंजीनियर सिर्फ हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में सचमुच अनगढ़ा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि ना हमारे यहाँ युवाओं की कमी है, ना युवाओं के अंदर कर्मठता की कमी है, ना प्रतिभाओं की कमी, ना योग्यता की कमी है। कमी क्या है? कमी विजन की है, दृष्टिकोण की है। आज हम सब यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, उसी विजन को, उसी दृष्टिकोण को आपस में एक दूसरे के साथ अपने विचारों को, भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हुए हैं। दिनकर की एक पंक्तियां हैं जो याद आती हैं अक्सर युवाओं को देखकर। खम ठोक ठेलता है नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आप युवाओं के अंदर न साहस की कमी है, न सोच की कमी है। यहाँ के जो युवा हैं, जो खास तौर पर देखने को मिलता है, वह सिर्फ स्व के लिए सोचते हैं। स्व मतलब अपने लिए, सिर्फ अपने खाने पीने, रोजगार, यहाँ तक ही सीमित है। लेकिन विकास इससे संभव नहीं। स्व से उठकर सर्व की ओर जाना होगा। समाज में अपने योगदान को देने के लिए सोचना होगा, समाज के विकास के लिए सोचना होगा। आज इस स्कूल की स्थापना भी इसी उद्देश्य के तहत है। हमारे सुकरात दार्शनिक जो हैं, प्लेटो हैं, उनका ऐसा मानना है कि एक आदर्श गणराज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब हम उसकी नींव को मजबूत करें। एक वृक्ष भी हृष्ट पुष्ट, एक अच्छा वृक्ष तभी बनता है जब उसके बीज जो होते हैं वो उन्नत होते हैं। तो ये नींव है जहां हम अपने बच्चों को वो दृष्टिकोण, वो विजन दे सकेंगे, ताकि वो भावी जो हमारे देश है उसके नव निर्माण में अपना भरपूर योगदान दे सकें। ये हमारा विजन है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि स्व से आगे बढ़कर सब के लिए सोचें, इस अनगढ़ा प्रखंड के लिए सोचें और एक दूसरे के साथ मिलकर, क्योंकि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनगढ़ा प्रखंड अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन पढ़ लिख कर भी हम क्या कर रहे हैं? तो बेयाद जो है, बेबुनियाद क्या बहस है, राजनीतिक
उठा पटक की बहस है, ताश के पत्ते हैं, जिसमें युवाओं के हाथ जो है बेकार हो गए हैं। उन युवा हाथों को आप इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर्स का मतलब होता है वैज्ञानिक जिन नई खोजों को हमारे समक्ष नई चीजों को रखते हैं, आप उनको रूपायित करते हैं, आप उसको निर्माण करते हैं, उसको सही आकार में ढालने का आप काम करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम है। जिस दिन ये काम सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से हम लोग कर पाएंगे, सचमुच देश के मानचित्र पर अनगढ़ा प्रखंड जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। बोलने वाले है, काफी संघर्ष और मेहनत के बाद उसने जो मुकाम हासिल की है वो आप लोगों के साथ शेयर करेगा। आप भी एक दूसरे से परिचित होंगे, एक दूसरे से अपने विचारों को बांटेंगे, तभी हम एक दूसरे से जुड़कर एक नया और अच्छा और बेहतर काम कर सकेंगे, एक संकल्प ले सकेंगे। अंत में मैं कहना चाहती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I totally agree with you कि ये पहल है हमारी to go a step towards you, to go a step towards you guys, a step towards engineering. As हमारा आज का स्लोगन ही कहता है कि let's create, let's motivate. और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए I would like to call Malvika Chaudhary to please come. She's a would-be engineer from ITER Bhubaneswar. मैं इससे चाहूंगी कि वो अपने आइडियाज, व्यूज और एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ। मालविका, व्यूज आउट ऑफ applause for her. A very good evening to everyone. Honorable Chief Guest Dr. Amar Kumar Chaudhary and Mr. Rahul Chaudhary, Software Engineer USA, and Miss Dr. Mutkala Mehta, and our principal, and respected all the guests present over here, and all my friends, including seniors and juniors, a very good evening to everyone. Let me introduce myself. My name is Malvika Chaudhary. I am from ITER Bhubaneswar. I am in 3rd year. I am from Pirtol. My father's name is Nilkant Chaudhary. And as we know that today we have gathered here for a get together. Get together simply means interaction between each other, and we know that somewhere get together means interaction between parents and student is possible in home itself, but somewhere it's missing between student and teachers in somewhere in school. It is not possible, but it can just because of it has been organized for a get together between student and teachers, so that we can interact with each other, and it has only possible by just because of you, sir. And Bhaiya, thank you so much, and wish that this get together should be done everywhere, and this should be done every year here itself. And it has been said that a success of any student is not just because of hard work of his only, but it is in many hands are there after all. First of all, our parents, they only give us they only teach us that dream. You see, dream means if you can dream it, then only you can do it. And second hand is, and they only teaches us to keep some ambition, so that to reach any platform, we have to keep some ambition in our life, so that only we can reach that platform. And second hand is our teacher. Teachers are also play very important role in our life, because they shows that path, that route only they shows that in this way you can reach to that platform. And the platform where our chief guest has reached now, I think anyone present over here, everyone present over here, their dream to reach that place. And I wish he will share his experience
experience to us, and also he has proved that nothing is impossible, and impossible word itself defines that I am possible. And recently, our PM Modi has remembered Dr. Radhakrishnan, that Dr. Radhakrishnan, he used to say that serving the nation doesn't mean doing big things, but you can serve the nations by doing small things also. And if you have full determination, then nothing can stop you to progress. And if you are less educated, then your experience will teach you a lesson. Wish sir that we are very super junior to you, and you all are very senior to us. We wish that your cooperation will be towards us will be there, and for future, so that we can cooperate. And by this I am ending my speech, and I wish a very happy new year to everyone in advance, and thank you and have a good day. चलो अनाउंस करो ना। Sorry for the disturbance, guys. Okay. Thank you, मालविका। जैसा कि मालविका ने कहा कि इंटरैक्शन बोला है, इंटरैक्शन एक वर्ड यूज किया मालविका ने। इंटरैक्शन मीन्स व्हाट? इंटरैक्शन मीन्स व्हाट? यस, इन द लास्ट, इंटरैक्शन मीन्स व्हाट? ओके, इंटरैक्शन की बात करते हैं तो हम इंटरैक्शन बढ़ाना चाहेंगे बिटवीन, जैसे कि आज का हमारा स्लोगन कहता है कि लेट्स क्रिएट, लेट्स मोटिवेट, तो हम यही इंटरैक्शन बढ़ाना चाहेंगे। एंड मैं प्राइमरली इन्फॉर्म कर रही हूँ सबको, विल हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड, विल बी हैविंग अ क्वेश्चन आंसर राउंड। तो जिस किसी के भी मन में कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग इंजीनियरिंग, तो आई आस्क हिम कि वो प्लीज वो प्रिपेयर्ड रहे क्वेश्चंस के साथ टू आस्क राहुल सर। We'll be having question answer round to be prepared. Okay? Yes? Okay or what? Okay. Come on, guys. Okay. Okay, Malvika, it was really a heart-touching one. Thank you a lot. Okay, and moving on ahead, I would like to call a person. Not only person, in fact, personality. यहाँ हम पूरे क्राउड की सबसे चार्मिंग पर्सनालिटी, गेस व्हाट, कौन? रियली वही चार्मिंग पर्सनालिटी। मुझे याद है मैंने बचपन से देखा है उन्हें, जब मैं इतनी सी थी तब से मैंने उन्हें हमेशा सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया, हमेशा अच्छे काम करते हुए देखा। ही वाज द पर्सन जिसने हमेशा प्रॉब्लम्स एक होते हैं ना, प्रॉब्लम्स वी हैव इन आवर लाइफ, उन्होंने खुद को हमारे प्रॉब्लम्स का हिस्सा माना और अपनी जो अचीवमेंट्स थी उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स शेयर किए हमसे। यस व्हाट, कौन? यस, डॉक्टर अमर चौधरी। आई वुड लाइक हिम कि प्लीज वो आए और अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। इट इज रियली अ ग्रेट ऑनर टू हैव हिम अमंग अस। A huge round of applause for him. Thank you, पूजा। परम आदरणीय व्यास गुरु जी यहाँ पे हैं, हमारे बुजुर्ग। आज के मुख्य वक्ता राहुल चौधरी फ्रॉम यूएसए, साथ में सोहबती देवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर कुमुद कला मेहता जी, प्रोफेसर रांची कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी। हमारे बीच दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, जो क्रिएटर हैं, जो जिनके पीछे से काम करते हैं, शैडो है, लेकिन एक्चुअल जो आप अभी ये जो इंजीनियर्स देख रहे हैं, एक कॉल पे 100 से ज्यादा इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ बच्चे राहुल जी को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं सबको कॉल करता हूँ फॉर वेलकम मिस्टर राहुल चौधरी फ्रॉम यूएसए। लेट्स कम एंड गिव द बुक। लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर हिम।
जी बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं। आज आप पूजा इज गिविंग बुके टू राहुल चौधरी। क्या नाम है उसका? रोशन नाइक फ्रॉम चिल्दा, ही इज अ जूनियर इंजीनियर। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सीधा सीधा 2-3 बात बच्चों को मेरे मन में क्यों आया ऐसा। मैं जानता हूं कि अभी रिसेंट सर्वे जो आया है अंगड़ा प्रखंड का, ये पूरे झारखंड में, इट इज यूनिक इन झारखंड, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा कर रहा है अंगड़ा ब्लॉक। लेट्स हैव अ बिग हैंड। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को इतना खुशी हो रहा है। हम लोग 100 चेयर मंगाए थे कि हमारे इंजीनियर्स कितना आएंगे, 30-40, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि अब हमारे पास चेयर बैठने के लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए और एक बार बिग हैंड होना चाहिए। ऑल माय डियर फ्यूचर बिल्डर ऑफ इंडिया, नॉट ओनली अंगड़ा ब्लॉक। तो मैं बता दूं कि मैं 1993 में जब स्कूल खोल रहा था, खोपी सरना स्कूल, तो हर गांव में मीटिंग कर रहे थे। साक्षी हमारे व्यासदास गोस्वामी जी हैं जो मेरे साथ हर समय रहते थे, तो तुरुप गांव में मीटिंग कर रहे थे। वो शाम का समय था, 1993 का, प्रिंसिपल साहब साथ में थे। तो उस मीटिंग में जब हम लोग तुरुप गांव में मीटिंग कर रहे थे, तो शाम का समय था, लगभग 25-30 आदमी बैठे थे। 25-30 आदमी में सारे लोग दारू पिए हुए थे। उसमें कोई आदमी नहीं था, एक मुखिया को छोड़कर, महेश महतो को छोड़कर, सारे लोग दारू पिए हुए थे। और जैसे मुखिया बोलने के लिए खड़ा हुआ, एक पिएकर उधर से गाली देना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मुखिया जी को बोला कि आप कहां ले आए हैं? तो उन्होंने कहा क्या करिएगा प्रोफेसर साहब, इन लोग शाम को पीता है, काम करता है, सुबह ठीक हो जाता है, इसमें कोई बात नहीं। मैं बता दूं, इस बार का जो रिजल्ट आया है मैट्रिक का, जब हम लोग स्कूल खोल रहे थे तो हर गांव में भाषण देते थे कि संजोन के तर्क पर हम लोग स्कूल खोलेंगे। जैसा संजोन स्कूल है उसके तर्क पे स्कूल खोलेंगे। इस बार का जो मैट्रिक का रिजल्ट है उसमें टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट का तीन लड़का सिर्फ तुरुप गांव से है। लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर दिस। देखिए, विकास रातों रात नहीं होती। विकास का एक सतत प्रक्रिया है। विकास जो है वो धीरे धीरे होता है, स्लो होता है। और ये विकास जो अभी आपको दिख रहा है, ये अभी नहीं पता चल रहा। अभी आप पढ़ रहे हैं। आप लोग जब पढ़ के निकलिएगा, उसके बाद झारखंड में अंगाड़ प्रखंड का क्या अस्तित्व होगा, उसी के लिए आज हम लोग मीटिंग की है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, पढ़ना और इंजीनियर बनना, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। मैं समझता हूँ मासूम में भी इंजीनियर है, हेसक में भी इंजीनियर है, चिंतान में भी इंजीनियर है, लुपू में भी, सर हर एक गांव में 2-4 इंजीनियरिंग। हम लोग इंजीनियरिंग या पढ़ के क्या कर रहे हैं? अभी मैडम मेहता जी अभी भाषण दे रही थी कि 100 से ऊपर उठना है। यू आर फॉर्चुनेट कि गॉड हैज गिवन यू द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पिलर ऑफ योर फैमिली। अगर आप अनिल अंबानी का बेटा रहते, मुकेश अंबानी का बेटा रहते, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी ऊपर वाला को नहीं देता। आपको धन्य होना चाहिए अपने ऊपर वाले को कि आप एक ऐसा परिवार से पैदा हुए हैं जिसने कभी जीवन में शोषण नहीं किया और आपको मौका मिला है अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए। सिर्फ आपका विकास से विकास नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि डॉक्टर अमर कुमार चौधरी विकास कर चुका है। एक आईएएस के पोस्ट में है, उसकी पत्नी प्रोफेसर है, उसका बेटा यूएसए में है, दूसरा बेटा इंजीनियर है जो अभी तुरंत नौकरी पाएगा। मेरा तो विकास हो गया, लेकिन मेरा विकास से विकास नहीं हो सकता जब तक मेरा क्षेत्र का विकास नहीं होगा। सिर्फ आपके पढ़ने से नहीं होगा, आपके परिवार को पढ़ाना पड़ेगा, आपके गांव को पढ़ाना पड़ेगा। और अभी मैडम बता रही थी नरेंद्र मोदी जी से अभी शिक्षक ये बच्चों का दिवस हुआ था, उसमें उन्होंने शिक्षक दिवस में उन्होंने पूरे राष्ट्र को संबोधित किया था। तो
उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, बड़ा दर्द, मैंने बहुत वो कहानी मुझे बहुत छूती है। एक बच्ची, छोटी सी बच्ची पहाड़ में चढ़ रही थी और उसके पीठ में एक बच्चा था और वो पहाड़ में चढ़ रही थी, बहुत तकलीफ से चढ़ रही थी। वहीं में एक साधु उसको मिलता है। साधु उससे पूछता है कि तुम पहाड़ में चढ़ रही हो और इतनी बड़ा बच्चा को बितरा के चढ़ रही हो, तुम थक नहीं रही हो? तो वो लड़की बोली कि ये मेरा भाई है। फिर दूसरा बार उससे पूछता है वो साधु कि तुमको तकलीफ नहीं होता, तुम पहाड़ में चढ़ रही हो, इतना बोझ लेके चढ़ रही हो? तो दूसरा बार वो फिर बोली कि ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। तीसरा बार जब उससे साधु पूछता है तो गुस्सा के बोलती है मेरा भाई है। नरेंद्र मोदी से बच्चे ने पूछा था कि आप थकते नहीं हैं? तो बोले पूरे भारत देश मेरा भाई बहन है, मैं उनके लिए कभी थक नहीं सकती हूँ। तो तुम लोग सब, हमारा ये बुलाने का एक मीट का एक पर्पस है कि हम लोग, क्योंकि इंजीनियर्स आर द बिल्डर ऑफ द सोसाइटी, आप ही समाज को बना सकते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग एक अनगढ़ा प्रखंड इंजीनियर्स अलमुनी एसोसिएशन बनाए। और मैं आग्रह करूंगा राहुल चौधरी जी से, यूआरयूए से, अगला साल एक कॉर्पस फंड बने, सारे इंजीनियर्स जो कमाते रहे हैं सब उसमें अपना दान दे, और हमारे बच्चे जो गरीब बच्चे जो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, जो स्टार्टिंग में फीस नहीं दे सकते, वैसे बच्चों को हेल्प किया जाए और एक सोशल वर्क तैयार हो। और आप लोगों को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपने लिए सिर्फ नहीं जीना है दोस्तों, और तुम लोग ही तो क्रीमी लेयर हो। तुम तो बारिश की पहली बूंद हो, अपने परिवार का पहला बूंद हो, और बारिश की पहली बूंद को धूल में मिलना पड़ता है। इसलिए तुम ये मत समझो कि तुम स्वच्छ निकलोगे, तुमको मिट्टी में मिलना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा, तभी जाकर स्वच्छ पानी निकलेगा समाज से। और तुम बारिश की पहली बूंद हो, इसलिए तुमको पूरे जोर के साथ पढ़ना है और घमंड नहीं करना। जिस दिन तुम प्राउडनेस करते हो, अपने से ऊपर वालों को देखो, और जिस दिन तुमको थोड़ा दया आ जाए तो अपने नीचे वाले को देखो, तुमको सब समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मैं बता दूं, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण के बारे में आप लोग जानते होंगे। एक बार क्या हुआ कि रामकृष्ण मिशन शाम को प्रवचन देते थे, तो एक आदमी बड़ा गर्व से बोलता है उनको कि रामकृष्ण कि हमारा दोस्त जो आपका भाषण सुना तो दारू और सिगरेट छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि दारू और सिगरेट छोड़ने से क्या होगा, कामिनी कंचन छोड़ो, माटी टाका और टाका माटी दोनों में एक होना चाहिए। सिर्फ केवल पैसा कमाए और अपने आप को रांची में घर ले ले और सुख सुविधा के साथ रहे, ये आपका जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है, मेरे दोस्त इंजीनियरों, मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया हूं। मैं क्यों नहीं जनरल IABA केवल स्टूडेंट को बुलाया, क्यों नहीं मैं डॉक्टर्स को बुलाया, क्यों आपको बुलाया हूं? इसलिए कि मैं जानता हूं कि समाज को क्रिएट अगर कोई करेगा तो इंजीनियर ही करेगा, और अनगढ़ा को अगर कोई बढ़ाएगा तो यहाँ के इंजीनियर ही बढ़ाएंगे। और प्राउडनेस की बात है, मैं बता दूं मुझे क्यों ऐसा लगा कि इंजीनियर्स का मीट किया जाए। दुर्गा पूजा था, मैं अपने घर आया था, तो मैं फैसल गया था। राजेंद्र महतो जिनको आप लोग जानते होंगे, वकील साहब, उनके फादर का देहांत हो गया था, तो मैं नहीं आ पाया था बारवा में। तो दूसरे दिन मैं इंजीनियर गया था हेसल गांव, तो देखा कि उनका घर में ताला बंद है। उधर से 5 लड़के उधर से आ रहे थे पैदल, बरमूडा और पैंट, हाफ पैंट पहन के। तो उसमें एक का बाल मुड़ा हुआ था, हम समझ गए राजेंद्र का घर का होगा। तो आया तो बोला प्रणाम सर, हम समझ गए मेरे स्कूल का ही बच्चा होगा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते हो जी? तो बोला मैं RBS से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और 2 लड़के थे, मैं बोले क्या करते हो जी? एक बोला मैं CIT से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एक बोला मैं RTC से इंजीनियर कर रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता हूँ
मेरा गर्व सीना से फूल गया कि वही प्रखंड है जहां एक टोला में 3-3, 4-4 इंजीनियर पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं एक दिन गया था सिरका में, तो एक घर में पूछा कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं। 2 रूम है उस स्कूल का, उसके घर में कोई अच्छा रूम नहीं है बच्चे को पढ़ने का। तो मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो जी? तो बोला कि मैं सर जूनियर इंजीनियरिंग कर रहा हूं। तो बोले तुम्हारा बड़ा भाई क्या करता है? तो बोला मैं आरटीसी से बीटेक कर रहा है। मैं बता नहीं सकता हूँ, ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है कि मार भात खाकर और आप लोग पढ़ रहे हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है समाज के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से आप लोग को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग समाज के अगुवा हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए आपकी भागीदारी की बहुत जरूरत है। इसके लिए एक एसोसिएशन होना चाहिए अंगड़ा में, और उस एसोसिएशन में सारे लोग एक दूसरे साथ का, सब कोई फेसबुक में रहता है। आज मैं रजिस्टर लाया हूँ, सब कोई अपने आप को इंट्रोडक्शन दीजिए, एक दूसरे से एड्रेस लीजिए, एक दूसरे का ईमेल एड्रेस लीजिए, एक दूसरे का फेसबुक में रहिए और इंटरेक्शन कीजिए। दुनिया में कोई पैदा होकर नहीं सीख के आया, और जिस समय और जिस देश में तुम पैदा हुए हो असीम संभावनाएं हैं। आज से 20 साल पहले इतनी संभावनाएं नहीं थी। अभी हम देख रहे थे गिरिडीह का एक माझी लड़का, नेट में देख रहे थे, उन्होंने एक चित्र बनाया काली मां का और नेट में उसको बेच दिया, बेचने के लिए डाल दिया। यूएसए का कोई आदमी को वो चित्रकारी बहुत पसंद आया, तो उन्होंने से पूछा कि कितना दाम लोगे। उसने पैसा तो देखा नहीं था, उसके मुंह से निकला 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया से तो देखा नहीं था। 2 घंटे के अंदर उसके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर होता है। मेरा कहने का मतलब है कि यू कैन, इफ यू थिंक यू कैन, आप कर सकते हो यदि आप सोचते हो। मैंने साइक्लोपीडिया पढ़ा था एक बच्चे का। दैट गर्ल वाज वेरी पुअर and she was from Germany. She always used to think that I will study in London School of Economics. That is supposed to be the best in world. And for that, what she did, she went to the market and purchased the map of London School of Economics, and she put the map in front of a table. And she always used to think that I am in London School of Economics, I am in the library, I am in the classroom, I am discussing with teacher, I am playing the football. And for that she did such a hard labor that she qualified the most prestigious scholarship and she went over there. कहने का मतलब है कि you can if you think you can. सपना देखो और बड़ा सपना देखो, छोटा नहीं। कोई माने नहीं रखता कि तुम गरीब घर से पैदा हुए हो, गरीब जाति से पैदा हुए हो, गरीब धर्म से पैदा हुए हो। वो समय चला गया। स्वतंत्र भारत में हर आदमी को मौका मिलेगा कि तुम अपना उत्थान करो और पूरे समाज को आगे बढ़ाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि राहुल जी का एक लंबा अपना एक्सपीरियंस का भाषण होना है और उसके बाद आप लोगों का गेट टुगेदर क्वेश्चन आंसर का सेशन चलेगा और आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे। उसका छोटा मोटा हम लोग का छोटा सा टी पार्टी है, उसमें हम लोग मिलेंगे। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ही कहूंगा, रॉबर्ट की एक कविता है कि पूरा इन्वायरमेंट बहुत चकाचौंध है। आपको बहुत सारे फोर्सेस आपको बिगाड़ने के लिए रहेंगे। मैंने ऐसा ऐसा इंजीनियर देखा है जो शाम को दारू पी के सोए रहते हैं। आप दारू पीने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम झूठ बोलने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी का बुराई करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारा इस पृथ्वी में आना एक महत्वपूर्ण घटना है। अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं और मेरे इस पृथ्वी में आने का औचित्य क्या है। जिस दिन ये तुम जान जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं रॉबर्ट की ये कविता को मैं पढ़ के अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा कि the woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. जय झारखंड, जय हिंद। Thank you, sir. Thank you very much. I guess we have some students. Sudeep. सारे लोग आगे आ जाओ। Stand over this side. बच्ची लोग को बैठा, देखो जी बच्ची लोग को बैठने।
सारे लोग को बैठाओ, पीछे बैठाओ, जो पीछे वो नहीं बैठा। नहीं आप बैठिए ना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर मोटिवेशनल स्पीच। मैं एक वाकया शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। इट वाज 15th of August 2009। मैं जीपी हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ एंड ही इज द सेक्रेटरी ऑफ आवर स्कूल। उन्होंने कहा था 2009 में, मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा था कि वी बिलोंग फ्रॉम अ क्लास ऑफ सोसाइटी। हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है टू अचीव समथिंग, बट ये टोल्ड कि हम उसी में अपना बेस्ट करें। और हमारे ये करने में न सिर्फ उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमेशा मोटिवेट किया और इस तरीके के एक्ट करके हमें सपोर्ट भी किया। यस, आई एम देयर फॉर यू, आई एम एज अ बैकबोन टू यू। तो इस चीज के लिए इनकी जितनी भी थैंक्स की जाए ये बहुत 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 कम है सर। आई एम रियली थैंकफुल टू यू इन ऑर्डर टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। Okay, moving on ahead, we'll have the chief guest of the evening. Of course, the blast of the evening, Rahul Chaudhary. A huge round of applause for him. मैं चाहूंगी कि वो अपने ideas, views और experiences share करें. थैंक यू। मैं यहाँ से तो नहीं बोलूंगा, वहाँ आके बोलता हूँ, मजा उसी में है। तो हाय, सबसे पहले जय झारखंड। चलो दोस्ते, जय झारखंड, जय रांची और जय अनगढ़ा। क्योंकि मैंने सबसे पहले 4 या 5 लोगों को भाषण दिया, 10 मान लो। आज यहाँ इतने लोग हैं, मैंने सोचा नहीं था, और इस वजह से जय अनगढ़ा। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा भाई, इससे पहले कि कुछ लोग गाली वाली देना चालू करें, बहुत धूप में खड़े हैं, अगर इधर आना है तो आ जाओ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू आप सबका आने के लिए। यहाँ पर आप सब आए हैं, बहुत अच्छा लगा है, इतने सारे लोग हैं। थैंक यू मेरे पेरेंट्स को, यहाँ तक मुझे लाया, मुझे पढ़ाने भेजा। थैंक यू सारे वॉलंटियर्स का, थैंक यू मेरे भाई का, थैंक यू मेरे दोस्तों का, सबका। तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा अपना। आखिर आप मुझे सुनने आए हैं तो क्यों सुने। मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैं हजारीबाग से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं कोटा चला गया 2 साल। मैंने कोटा से 11-12 किया। उसके बाद मैं किट यूनिवर्सिटी चला गया, जो कि भुवनेश्वर में है, उड़ीसा। वहां से मैं चला गया यूएसए, जहां मुझे दाखिला मिला यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में। वहां 2 साल का कोर्स था। मैंने 2 साल के कोर्स को 1.5 साल में कंप्लीट किया। वहां पर मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली। वहां पर से मुझे नौकरी लगी। मैं अभी भी वही हूँ। बार बार लोग कहते हैं यूएसए रिटर्न, ऐसा है नहीं, मैं अभी भी वही हूँ, पर मैं लौट जाऊंगा। तो आप लोगों को लगता होगा कि मुझ में अलग कुछ नहीं है। मुझे तो सब बना बनाया मिला भाई, अच्छा घर मिला, पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिला। ऐसा है नहीं। मैं भी यही तालाब में भैंसों के साथ नहाया, ठीक है, मेरा गांव यही है। मैं भी बकरियों के साथ चरा हूँ, चराने भी गया हूँ। फिर मैं क्या कहूँ, मैंने मार भी खाई, डांट भी खाई, छोटी जगह से पढ़ा। मैं हजारीबाग में बहुत बड़े स्कूल में नहीं था। कहने के लिए इंग्लिश स्कूल था, बट ऐसा कुछ इंग्लिश में मैंने सीखा नहीं। मैं बना मेहनत करके। और बस मैं यही आपसे शेयर करने आया हूं कि कहाँ आप गलती करते हैं, कहाँ आप पीछे रह जाते हैं, और उसी को मुझे शेयर करना है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक मैं शुरू में बता देना चाहूंगा, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, आपको तो ये चीज पता है। मैं अपने साथ चिट्ठा भी लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं जरा चीटिंग वीटिंग करूंगा, जरा देखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला स्पीच है। मैं एक जोक के साथ शुरू करूंगा। आखिर कुछ लोगों को बोर भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो मैं एक जोक सुनाता हूँ आप लोगों को। हुआ यूं कि एक आदमी का दांत खराब था, तो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, मेरे दांत में बड़ा दर्द है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा, एक उपाय बताता हूँ, ऐसा करो,
तुम 4 दिन तक सिर्फ दूध और बिस्किट खाओ, लेकिन 5वें दिन दूध मत पीना, सिर्फ बिस्किट खाना। तो आदमी घर गया, 4 दिन तक सिर्फ दूध और बिस्किट खाया और 5वें दिन सिर्फ बिस्किट खाया। तो कीड़ा निकल के बोलता है आज दूध नहीं है क्या? तो खैर चलो शुरू करता हूँ। शीट देखने के बाद क्या है भाई, ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूँ 2 बच्चों की। मोटिवेशनल है ये पूरा थिंग, तो मोटिवेशन करने के लिए 2 बच्चों की कहानी सुनाता हूँ। 2 बच्चे थे, एक 8 साल का था, एक 12 साल का था। दोनों बच्चे बहुत क्लोज थे, दोस्त थे। एक बार घूमते घूमते वो लोग गांव से बाहर निकल जाते हैं। गांव से बाहर निकलने के बाद वो लोग अचानक से बड़ा जो बच्चा होता है 12 साल वाला, वो कुएं में गिर जाता है। छोटा बच्चा इधर उधर देखता है, क्या करे, बड़ा बच्चा चिल्ला रहा है। तो देखते देखते उसको कोई नहीं दिखता, लेकिन पास में एक बाल्टी दिखती है, एक रस्सी दिखती है। झटाझट बाल्टी को रस्सी से बांधता है, रस्सी नीचे फेंकता है, बड़ा बच्चा रस्सी पकड़ लेता है और वो उसको तब तक खींचता रहता है जब तक कि वो बच्चा बाहर नहीं निकल जाता। एक बार जब बच्चा बाहर निकल जाता है बड़ा वाला, तो बच गया। दोनों खुशी खुशी बिल्कुल चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल खुश है कि भाई मुझे छोटे वाले ने बचा दिया। लेकिन अब उनको डर लग रहा है कि अब तो गांव जाएंगे तो अब तो मार पड़ेगी, क्योंकि हम तो कुएं में गिर गए। तो वो गांव जाते हैं तो सबको बताते हैं, मम्मी को बताते हैं, गांव वालों को बताते हैं। तो कोई डांटता नहीं है उनको, सब हंसने लगते हैं कि यार ये तो 8 साल का बच्चा इतना सा है, कहां से 12 साल के बच्चे को खींच लेगा, ये तो झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद एक बुजुर्ग आदमी थे जो कहते हैं कि नहीं, मुझे यकीन है कि ये लोग सच कह रहे हैं। तो बड़े बुजुर्ग आदमी थे, गांव वाले उनकी इज्जत करते थे। उन्होंने पूछा कि भाई ये कह रहे हैं तो हो सकता है सच ही कह रहे हो, तो क्या वजह है? वो लोग पूछने के लिए गए उनसे कि भाई आप बताइए, आप बुजुर्ग हैं, क्या हो सकता है, क्यों, मतलब किस तरह से उस बच्चे ने खींच पाया होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे खींचा आके? तो बुजुर्ग बोलते हैं कैसे खींचा ये तो बच्चा बता ही रहा है, वो तो बता रहा है मैंने रस्सी को पानी में फेंका, बड़े बच्चे ने पकड़ लिया और इसने मुझे खींच लिया। आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। आपको पूछना चाहिए कि छोटे बच्चे ने क्यों खींचा। छोटे बच्चे ने इसलिए खींचा क्योंकि उसको दूर दूर तक बताने वाला कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम उस बड़े बच्चे को नहीं खींच सकते। ये दूर दूर तक उसको कोई नहीं बताने वाला था, वो बच्चा खुद भी नहीं बताने वाला था, और इस वजह से वो बच्चा खींच पाया क्योंकि ये उसका मोटिवेशन था। और यही तो होता है ना हमारे बीच, यही तो होता है। आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, पड़ोस के ताऊजी आके कह देते हैं तुमसे ना हो पाएगा। कोई भी आता है, आपके मामा जी कह जाते हैं, आपके पड़ोस वाले कह जाते हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं। आप बस में चल रहे हैं, चलते चलते कोई आदमी कह जाएगा तुमसे नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी करने जाओ, यही होता है सबके साथ। ऐसा क्यों होता है? आप क्यों किसी और को कहने देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते? क्यों हो सकता है ऐसा? क्या आप में ताकत नहीं है? आप में सब कुछ है, फिर भी कॉन्फिडेंस की कमी है। बस यही अंतर पड़ जाता है आपके और दूसरों के बीच में जो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि दूसरे ये नहीं सोचते कि वो फलना ठिकना आदमी क्या सोच रहा है, वो सोचते हैं मुझे क्या करना है, और वही करने के लिए आगे जाते हैं। मैं समझता हूं दुनिया में आपको 2 तरह के हमेशा लोग मिलेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, जो बार बार कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, आपके पड़ोसी वड़ोसी वाले सब। तो ये तो खैर छोटे लोग हैं, आप हो सकता है एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप खुद अपने आप को कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है। जब आप खुद अपने अंदर से हार जाते हैं, तब ये जाकर आप नहीं कह पाते। तब अगर आपने ये कह दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो खत्म हो गया। उसके बाद आप वो ड्रीम्स, वो सपना नहीं जी सकते, क्योंकि आपने ही कह दिया ना अब तो हो नहीं सकता। इसके बाद में बताना, तो ये जो 2 चीजें हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनको टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं
उन लोगों की बात जो लोग आपको कहते हैं, आप खुद नहीं, जो लोग आपको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, उनका क्या करना है? बहुत सिंपल सा चीज है। अगर कोई आपको कहता है आकर के कि आपसे नहीं होगा, तो आप उससे बस एक सवाल कीजिए, क्यों नहीं होगा? कोई आपसे कहता है कि तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? आप उससे बस इतना पूछ लीजिए। अगर उसके पास जवाब नहीं होगा, 90% लोगों के पास जवाब नहीं होता है इस चीज का कि आप क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ इतना पता है कि जिंदगी में मैंने नहीं किया तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये सच नहीं है, आप एक अलग हैं, और अगर वो नहीं कर पाया तो इसका ये मतलब नहीं, या वो या उसका बेटा नहीं कर पाया, उसका भतीजा नहीं कर पाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो आपको बस इतना करना है कि इनसे पूछना है कि मैं क्यों नहीं कर सकता, आपको क्यों लगता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको सही में बताएंगे कि तुम ये सही में क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हो सकता है कि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है आप इंजीनियर बनना चाहते हो किसी बड़ी जगह पर। तो कई लोग तो कहेंगे आप नहीं बन सकते सीधा, पर कुछ लोग आपको वजह बताएंगे आप क्यों नहीं बन सकते। उन जो लोग आपको वजह बताएंगे, आपको उनकी बात सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे आपकी हाइट उतनी नहीं है इसीलिए आप नहीं बन सकते, इससे बेटर है कि आप प्रोफेशन बदल लो, क्योंकि आपकी तो हाइट ही कम है, आप हाइट जैसी चीज को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, इसीलिए प्रोफेशन बदल लो। तो वो चलो समझ में आता है कि चलो उन्होंने मुझे शुरू में ही सही राह दिखाई, पता चला मैंने 2 साल मेहनत की, क्वालिफाई कर गया, और उसके बाद लास्ट राउंड में मुझे हटा दिया कि मेरी हाइट नहीं है। तो इससे तो अच्छा ही है ना कि किसी ने मुझे बता दिया अपने एक्सपीरियंस से कि भाई हाइट की कमी होने की वजह से नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे समझाएं कि क्या नहीं, मतलब जब आप खुद को मना करें कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उस वक्त क्या करना चाहिए। उस वक्त मैं आपको बस एक सीधा सा फंडा देता हूं। जब भी मैं सुबह उठता हूं, मैं बस एक चीज सोचता हूं, अगर आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा और मुझे पता है कल मैं मरने वाला हूं, तो मैं 2 चीजें कर सकता हूं। मैं या तो कह सकता हूं कि मैं रोने लगूं, कल तो मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है मेरी जिंदगी में, मैं कुछ बना ही नहीं, क्या कर सकता हूं मैं, और फिर मैं रोता रहूं और कल मर जाऊं। या मैं आज के दिन को पूरी तरह जी सकता हूं, पूरा अपना मेहनत लगा सकता हूं, ये जानते हुए कि कल मैं सुबह में मरने वाला हूं, लेकिन मैं आज रात चैन की नींद सोऊंगा। और यही फंडा है हर दिन को जीने का, जो आपको बताएगा कि क्या सही में आप वर्थ है किसी चीज को बनने के या नहीं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं चार तरह की परेशानियां जो कि जनरली लोगों को होती है अपने गोल को अचीव करने में। क्योंकि मैंने दो आपको बता दिया कि किस तरह के लोग मिलेंगे और उनको टैकल कैसे करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं 4 तरह की परेशानियां जो आपको अपने गोल को अचीव करने के बीच में मिलेंगी। सबसे पहले होता है प्रायोरिटी। मैं कोटा में था तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग आते हैं भाई कोटा में। कुछ इस तरह के लोग आते हैं जो 95%, 98% 10th मार्क्स ले आए और कोटा में आ गए। अच्छा, कोटा में जाने की बात एक बड़ी मजेदार है, अलग है कि बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो जाहिर सी बात है कि उसको काफी चीजों का लत कहिए, नशा कहिए लग जाता है, क्योंकि पहली बार घर से बाहर निकला है, फ्रीडम है, बहुत बड़ा मजा आता है बाहर निकलने के बाद। प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं उसकी। कहना मैं क्या चाहता हूं, एक लड़की पढ़ती थी मेरे साथ, 98% मार्क्स थे उसके, तो वहां जैसे ही कोटा गई उसका मार्क्स गिरने लगे, उसको समझ में नहीं आने लगा कि क्या हो रहा है। तो मैं उसके पास गया, मैंने पूछा कि क्या हो गया, तुम्हारे तो 98% मार्क्स थे, आज अचानक से धीरे धीरे करके डाउन होते जा रहे हैं, आजकल तो मार्क्स मतलब नेगेटिव में आने लगे हैं, -10/240, ऐसा क्या हो गया। तो बोलती मैं क्या बताऊं,
मैं सुबह उठती हूँ, मुझे जॉगिंग करना होता है, मैं उसके बाद जाती हूँ, मुझे खाना होता है, मैं उसके बाद जाती हूँ, मुझे तो फिर सोना होता है, फिर उसके बाद फिर खाना होता है, फिर मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो भाई 10 लोग प्रपोज करते हैं, मेरे तो 2 बॉयफ्रेंड ही हैं, मुझे दोनों के साथ घूमना होता है, पढ़ने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। तो माँ बाप ने भेजा उसको इतने पैसे खर्च करके और उसके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूं पहले आपके परेशानी की, वो है प्रायोरिटी। आप लोग हैं इतने सारे, मतलब गांव में एक होता भी है, गांव में क्या शहर में भी होता है, हर जगह होता है, जरा सा कुछ हुआ दोस्त लोग के साथ बाहर घूमते चले गए, वहीं पे बैठे हैं 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा निकाल दिए, कहीं ताश खेल रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों के साथ, चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो गर्ल्स कॉलेज के पास चले जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। प्रायोरिटीज क्या होती है कि जैसे ही फ्रीडम मिलती है आपको चेंज होने लगती है, और यही हो ही रहा है आजकल। तो आपको देखना ये है कि भाई करना क्या है मुझे और मैं कितना समय वहां पे दे रहा हूं। आपको अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट रखनी होगी कि मुझे वो अचीव करना है, मेरा डेली गोल क्या है, मुझे कैसे करना है। ये आपकी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, ये कोई और नहीं बताएगा, ये आपको अपना, आपका दोस्त नहीं बताएगा, आपके माँ बाप नहीं बताएंगे, ये आपको करना है और आप ही समझ सकते हैं इसको कैसे करना है। दूसरी जो परेशानी होती है वो होती है, मुझे शेक देखने पड़ेगी भाई क्या होती है, डर एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। दिक्कत क्या होती है, एक तो मैंने बताया जो शुरू वाली, इसमें क्या होता है बच्चा पढ़ता नहीं है, प्रायोरिटी होने की वजह से प्रायोरिटी उसकी दूसरी हो जाती है, बच्चा पढ़ता नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 24 में से 18 घंटे पढ़ते हैं, हर समय पढ़ते रहेंगे, जब भी सो के उठेंगे पढ़ रहे होंगे, कहीं जाएंगे पढ़ रहे होंगे, नहा रहे होंगे पढ़ रहे होंगे, बाथरूम जाएंगे पढ़ रहे होंगे। ऐसा भी नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे बच्चों को एक धीरे धीरे क्या होता है, डर हो जाता है कि अब मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हर वक्त एग्जामिनेशन हॉल के बाहर किताब निकाल करके, अच्छा ये चैप्टर नहीं हुआ, अच्छा वो चैप्टर नहीं हुआ, अच्छा ऐसे नहीं हुआ, अच्छा वैसे नहीं हुआ, एक डर बना रहता है हमेशा। ये डर आपको हटाना होगा। आप हर समय नहीं पढ़ सकते, हर समय पढ़ना बेकार की बात है। आपको पढ़ना होता है सिस्टमैटिक, आपको पढ़ना होता है अपनी कैलिबर के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कई लोगों का होता है 1 घंटा पढ़ो थोड़ा देर ब्रेक ले लो, कुछ लोगों का होता है 2 घंटा पढ़ो थोड़ा देर ब्रेक ले लो। कहीं ऐसा मत करना कि आधा घंटा पढ़ो और ब्रेक ले लो, इतना भी नहीं है। मतलब पढ़ो, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा घूमो फिरो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना जवान होने का फायदा क्या हुआ मस्ती करो, सब करो, लेकिन दायरे में रहकर, समझ कर कि आपको क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, सब सोच कर एक प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, और उसी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपकी प्लानिंग नहीं रहती है तो आपको हमेशा देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं वजह से पीछे होते जा रहे हैं, बार बार पीछे होते जाएंगे। आप हर बार सोचेंगे क्या हो रहा है, शायद मेरे पढ़ने में कमी है, शायद मेरा दिमाग कमजोर है। ऐसा नहीं है, आपको हमेशा आपकी प्लानिंग में ही कमी हो सकती है, आपके दिमाग में नहीं। आगे की बात करें तो और 2 पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहे, खैर धीरे धीरे याद आ जाएंगे। मैं चूंकि यहाँ पे हूँ ही, मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, मुझे तीसरी पॉइंट याद आ गई तीसरी पॉइंट है लीडरशिप, और इसी बात में मैं एक स्टोरी भी आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो अपनी मैडम के पास जाता है, तो उसकी मैडम उसको कहती है कि बेटा तुमको क्या बनना है, जाओ उस पे जाकर के एक ऐसे लिखो, मुझे मार्क्स देना है तुमको, तो तुम जाओ उस पे कैसे लिखो। बच्चा बहुत सोचता है, और उसके बाद लिखता है 3 पेज कैसे लिख देता है कि मुझे बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मेरा घर ऐसा होगा, मेरी गाड़ी ऐसी होगी, मेरा बिजनेस ऐसा होगा, हर चीज का डिटेल लिख देता है, पूरा एकदम घर का नक्शा बना देता है। तो और उसके बाद मैडम के पास लेके जाता है, मैडम उसको बोलती है
कि बेटा तुम तो इतने गरीब खानदान के हो, इतने छोटे हो, तुम्हारा तो ये प्लान ही बेकार है, नहीं हो सकता तुमसे, क्योंकि ये प्लान एकदम इम्प्रैक्टिकल है। ये बिल्कुल सुनने लायक ही प्लान नहीं है कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम इतने गरीब हो, नहीं हो सकता। और वो उसको एफ दे देती है, एफ मतलब फेल। उसके बाद वो बच्चा बेचारा, वो बोलती है कि ठीक है मैं तुमको एक और चांस देती हूँ, तुम जाओ 2 दिन का समय लो, घर जाओ और उसके बाद वापस आना, एक नया ऐसे लिख के आना, तभी मैं पास करूंगी। तो बच्चा घर जाता है अपने पापा के पास और बताता है कि ऐसा ऐसी बात हुई, तो मैं क्या करूं। उसके पापा बस एक चीज कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात कहते हैं। वो कहते हैं तुमको क्या करना है वो तुम पे डिपेंड करता है, बस इतना कहते हैं। बच्चा समझ जाता है कि उसको करना क्या है। वो 2 दिन बाद अपनी मैडम के पास जाता है और जाकर कहता है मैडम से, वही पेपर, सेम पेपर जिसमें एफ लिखा हुआ है, वो ले जाकर के अपनी मैडम को दे देता है। और मैडम और अपनी मैडम से कहता है कि मैडम आप अपना एफ रख लो और मैं अपने ड्रीम्स रख लेता हूं। तो ये एक क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन। आपको समझना होगा कि इसमें से कौन सी चीज लोग, कौन सा आदमी बुरा कह रहा है। वो तो उसकी मैडम है, वो तो उसके लिए एक बच्चे के लिए स्कूल में उसकी मैडम सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और वो जब वो बच्चा समझ सकता है कि उसकी मैडम उसको सही कह रही है या गलत कह रही है, तो मेरे ख्याल से आप तो समझ ही सकते हैं। और अब मैं सबसे चौथी बात आपको बताना चाहूंगा, ये डिटर्मिनेशन था। और जो चौथी परेशानी होती है वो है लीडरशिप। अच्छा मैं देख लेता हूं समय कितना हुआ, मुझे बोलते हुए शायद 25 मिनट बीत चुके हैं। तो कहानी खैर इसमें भी है, छोटी सी कहानी है। कहानी सुनने में वैसे मजा आ रहा है ना, या मैं सीधा सीधी बोरिंग लेक्चर दे जाऊं? चलो तो एक कहानी सुनाता हूं। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक बार क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें 5 बंदर लेते हैं वो लोग, और 5 बंदर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उनके पास एक केला रख दिया जाता है। एक केला ऐसे टांग देते हैं वो लोग, और उसके बाद जैसे ही, नेचुरल सी बात है भाई, बंदर है, केला है, तो कोई ना कोई बंदर तो जाएगा ही जाएगा केला लेने। तो एक बंदर जाता है, जैसे ही जाता है तो जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो उस बंदर पे ठंडा पानी गिरा देता है और बाकी सारे बंदर पे भी गिरा देता है। तो क्या है कि जितनी बार भी कोई बंदर जाए केला लेने, सबके ऊपर ठंडा पानी गिर जाए, कोई केला ले ही नहीं पाए। तो सबको धीरे 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 करके समझ में आ जाता है कि भाई अगर केला लेने गए तो ठंडा पानी गिरेगा मेरे ऊपर। तो धीरे धीरे उसके बाद जब सबको समझ में आ जाता है तो कोई केला लेने नहीं जाता। अब धीरे धीरे करके उनमें से जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो एक बंदर को हटा देता है और एक नया बंदर को ले आता है। जैसे ही नया बंदर को ले आता है, नया बंदर को तो कुछ मालूम नहीं, वो सीधा चला जाता है केला खाने। तो जैसे ही जाता है, सारे बंदर को पता है कि भाई अगर कोई भी केला लेने गया तो सबको ठंडा पानी गिरना है। तो सारे बंदर मिलके उस बंदर को मारने लगते हैं, 4 बंदर मिलके उस 5वें बंदर को मारने लगते हैं। अब नया बंदर कितनी बार भी केला लेने जाए, मार खाए। तो धीरे धीरे करके नए बंदर को समझ में आ जाता है कि केला लेने गया तो मार खाना है। उसके बाद कोई अब केला लेने नहीं जा रहा। धीरे धीरे करके दूसरे बंदर को भी उन लोग ने रिप्लेस कर दिया। अब 2 बंदर हो गए। जो उसमें से नया बंदर था वो गया केला लेने के लिए, जैसे ही केला लेने गया फिर सब मारने लगे। 3 बंदर तो मार रहे हैं कि ठंडा पानी गिरेगा मेरे ऊपर, एक बंदर मार रहा है कि भाई मुझे तो मारना है। इस तरह करते करते धीरे धीरे उस बंदर को भी समझ में आ गया। इसी तरह तीसरे बंदर के साथ किया, चौथे बंदर के साथ किया, अंत में 5वें बंदर को भी हटा दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 5 नए नए बंदर हैं, उनमें से किसी के ऊपर भी पानी नहीं गिरा है। उनको बस इतना पता है कि केला लेने जाओगे तो मार खाओगे, क्योंकि ये सारे ओरिजिनल बंदर तो है नहीं। ओरिजिनल बंदर सारे तो रिप्लेस हो गए, ये सारे तो नए बंदर हैं। ये तो जैसे जैसे आते गए मार खाते गए। तो इनको बस इतना पता है केला लेने जाओगे तो मार खाओगे। तो जैसे ही सारे के सारे बंदर, कोई भी नया बंदर आए, बस मारते जाते हैं उनको। तो एक्चुअल लाइफ में भी एक्चुअली यही होता है। आपको पता नहीं, जैसे उन बंदरों को पता नहीं चलता
कि वो उनको पता है अब अगर उनमें से कोई भी केला लेने जाता तो कोई पानी नहीं गिरने वाला था, जो भी जाता वो केला ले पाता। लेकिन कोई भी जा नहीं रहा है क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगर गया तो मैं मार खाऊंगा। ठीक उसी तरह आप लोगों को भी हो सकता है ऐसा लगता हो कि मैं उस जगह पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी है, बहुत ऊपर है वो मेरे से, मैं नहीं हो सकता, मैं वहां नहीं पहुंच सकता। लेकिन ऐसा सच नहीं है। अच्छा, मैं साथ में एक बात और बता दूं। खैर, वो बात बताने से पहले आपको पता है मेरी ये खांसी ऐसे क्यों हो रही है? मैं जब यूएस में रहता हूँ तो मैं -25 में रहता हूँ, -25 डिग्री सेल्सियस। तो मैं जब यहाँ आया था मैं बड़ा शेर बनता था, मैं तो -25 डिग्री में रहता हूँ, ये क्या, ये सब ठंड है, मुझे नहीं लगने वाली। और जैसे ही मैं बिना स्वेटर के घूमा पहले से, कांके की ठंड ने मुझे लगा दिया। तो भाई प्रणाम कांके की ठंड को। खैर, आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने आपको 2 तरह की बातें बताई, किस तरह के लोग आपको रोकेंगे, और 4 तरह की परेशानियां जो आपको होंगी। कौन कौन सी थी वो? सबसे पहला था प्रायोरिटी, दूसरा था डर, तीसरा था डिटर्मिनेशन, और चौथा था लीडरशिप। सब लगता है लिख लिख के रखे हो। चलिएगा, अच्छी बात है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी और मैं आपको अब लास्ट फाइनली बताने जा रहा हूं कि सक्सेस और मोटिवेशन होता क्या है। पर सक्सेस क्या होता है इससे पहले मैं ये बता दूं कि सक्सेस क्या नहीं होता है। सक्सेस ये नहीं होता कि आपने बहुत पढ़ाई कर ली, सक्सेस ये भी नहीं होता कि आप अमेरिका चले गए। सक्सेस ये होता है, जैसे कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं कि मैं अमेरिका चला गया। सक्सेसफुल तो मैं तब होऊंगा जब मैं अमेरिका से वापस आ जाऊं और मैं यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूं, जैसा कि मेरे पापा ने कहा। तो ठीक उसी तरह आपको भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि सक्सेस क्या नहीं है। जैसा मैंने बोला, सक्सेस बाहर जाना नहीं है, सक्सेस पढ़ाई करना नहीं है, सक्सेस है अप्लाई करना। और ये चीज आप हमेशा देखेंगे, प्रैक्टिकल कोई चीज को करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं जानता आप में से कौन से किस तरह के इंजीनियर है। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, आप सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, हो सकता है आप में से कोई एमबीए भी हो, चुपचाप बैठा हो। मैं तो चुपचाप भाई इंजीनियरिंग में गलती से घुस गया। आप कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल करनी बड़ी बात है। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप माचिस की तीली से बनाइए घर, ऐसे ही छोटा सा बना के देखिए, आप बहुत कुछ ज्यादा उसमें सीखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो पूरा एकदम पढ़ के ही एग्जाम लिखने जाऊंगा, ऐसा लोग करते हैं। मैंने अपने स्कूल और कॉलेजेस में देखा है लोगों को एकदम एग्जामिनेशन से पहले तो एकदम रट्टा मार रहे कि पूरी तैयारी से ही जाऊंगा। अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी पढ़ाई करते हैं आप उसमें प्रैक्टिकल चीजों को डालिए। आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं अगर, तो आप कोई चीज को बनाइए। आपको कहीं पर किसी भी दुकान में चले जाइए जहां पर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा काम मिल सकता है, वहां पे लोगों को समझिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपको लगता है आपको बेसिक नहीं आता, आप कुछ किसी भी दुकानों में चले जाइए, पंखा को खोलिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको लगता है जिससे आप समझ सकते हैं उनसे समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप किसी चीज को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, समझ में आने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल है। आपको प्रैक्टिकल करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताने के बाद मैं आपको बताता हूं मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन कैसा होना चाहिए। मैं अगर कहूं तो मोटिवेशन सुसु होना चाहिए, हर 2 घंटे में लगना चाहिए। तो मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि मोटिवेशन जो है आपकी, जब तक आप मोटिवेशन को मोटिवेशन की तरह देखेंगे, मोटिवेशन कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन जब आपकी नेसेसिटी बन जाती है तभी आप आगे निकल पाएंगे। एक बच्चा अगर सीधा सा बच्चा है अगर, और वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको जबरदस्ती डाल दिया इंजीनियरिंग में या किसी भी फील्ड में,
वो बच्चा ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बच्चा जिसको अपनी माँ का ऑपरेशन कराना है, जिसकी बहन की शादी नहीं हुई है और 10 तरह के प्रॉब्लम्स है उसकी लाइफ में और उसके पास एक ही सॉल्यूशन है पढ़ने का, तो इसको कहते हैं नेसेसिटी। और ऐसा बच्चा ही आगे निकल सकता है। आपको अगर खुद से आगे बढ़ना है तो ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपने मोटिवेशन को नेसेसिटी बनाइए। और मैं जानता हूं ये बात कि देखो, मैं सीधा सा बात बोलता हूं, कभी एड्रेनलिन रश के बारे में सुना है? मैं हिंदी में उसका बताऊं, जोश होता है लोगों में। आप ऐसे दौड़ लो कितना भी दूर, आप ज्यादा तेज नहीं दौड़ोगे। आपकी ट्रेन छूट रही है तो आप उसे दुगना तेज दौड़ोगे। क्यों? क्योंकि जोश होता है आपके अंदर, और ये जोश अलग अलग तरीके से लोगों में निकलता है। आप अभी यहाँ बैठे हो, मैं स्पीच खत्म कर दूंगा, आपका जोश खत्म। कुछ लोग होंगे जोश यहाँ तक पहुंचते खत्म, कुछ लोग होंगे जो घर तक उनका जोश रहेगा, कुछ लोग होंगे जो कल सुबह किताब भी निकाल के पढ़ेंगे। लेकिन आप में से एक ऐसा आदमी जरूर होगा, एक और एक ही होगा, जिसके अंदर की आग जलेगी, जलती रहेगी, हमेशा जलेगी, और वो तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो बन नहीं जाता। और आप में से वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आप वो हैं या नहीं है। और इसी के साथ मेरा स्पीच खत्म हो रहा है। तो थैंक यू आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए। हालांकि स्पीच अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, मेरा मेन स्पीच खत्म हो गया। मेरा प्लान ये था कि मैं आपको स्पीच दूंगा और थोड़े समय के लिए आपकी बातें सुनूंगा। आप में से बहुत लोगों के पास पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ जरूरी नहीं कि हर किसी को पत्ते सेम मिले। आपने तो ताश खेला ही होगा, जिंदगी ताश की पत्ती ही है। अगर आपको अच्छे कार्ड मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे आदमी को खराब कार्ड मिले ही मिले होंगे। तो मैं सबकी बात सुनूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातें सुनने की कोशिश करूंगा। आपको अगर कुछ ऐसा पर्सनल परेशानी है, जैसे कि आप कहें कि इस पर्टिकुलर मेरे केस में मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कुछ शेयर करना है, आप अभी शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल स्पीच था। मैंने आपको बता दिया क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैंने खुद भी ऐसे किया है, आजमाया तरीका है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपके अंदर का जो मन आपको रोकता है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो यही इसीलिए रोकता है क्योंकि वो बड़ा चाई किस्म का आदमी है, बड़ा कुत्ता कमीना आदमी है वो। क्योंकि वो हमेशा आपको यही कहेगा कि शॉर्टकट लो ना, आराम से शॉर्टकट लो। लेकिन शॉर्टकट से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आपको हमेशा लॉन्ग कट लेना होगा, और लॉन्ग कट का कोई दूसरा उपाय नहीं है मेहनत के अलावा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आग है जो आप में से किसी एक में तो जले ही जले, हो सकता है एक से ज्यादा में जले। अनगढ़ा थोड़ा डिफरेंट काइंड का प्लेस है, तो हो सकता है आप मुझे गलत साबित करें और हो सकता है आप सभी आगे निकले। मैं चाहूंगा कि आप सब आगे निकले। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि सोहवती पब्लिक स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये मौका मिला यहाँ पर आकर के आप सबके साथ ये सब कुछ शेयर करने का। तो थैंक यू, रियली थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने पहले बोला था कि इनकी ये फर्स्ट स्पीच है, ऑडियंस के साथ ही इनका पहला इंटरेक्शन है, इन्होंने कहा था। बट आई गेस पीछे जो लोग बैठे हैं उन लोगों को भी उनकी वॉइस उतनी ऑडिबल थी। आई एम डैम श्योर कि दे आर सो मच इंटरेस्टेड। मैं देख रही थी लोग ऐसे 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 करके देख रहे थे। तो मुझे नहीं लगा कि आपका पहला इंटरेक्शन है ऑडियंस के साथ। यू वर सो कॉन्फिडेंट, यू वर सो बोल्ड। एंड सबसे बड़ी चीज बताओ क्या, सबसे बड़ी चीज, ही वाज सो डाउन टू अर्थ। जब ये आए, आई वाज नोटिसिंग हिम, वो ऐसे शांत से सर झुका के बैठे थे एंड वाज होपफुली मेडिटेशन कर रहे थे कुछ चीज की। अच्छा फलाना फलाना इतने लोग आने हैं, पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहे थे। बट जब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया, ही वाज सो डैम कॉन्फिडेंट। मुझे नहीं लगा कि ये इनका फर्स्ट स्पीच है। आप लोगों को लगा? मैं डर रहा था मैडम। मैं
बोला था. So you guys are ready for the question answer round? Yes. पीछे. आप लोगों में से किसी को भी अगर कुछ बोलना है, if you want to deliver a speech, या फिर कुछ questions है आप लोगों के मन में, तो his here only, please do ask him. वो इतनी दूर से आए हैं, ये मौका हमारे पास दूसरा नहीं होगा. Okay, कोई? Yes, we have Abhishek. Yes, we have Abhishek who's gonna ask something. Hello. Good evening. Good afternoon. Good afternoon. Hello. Restart, sir. Hello, भैया. Hello, मैम. इतना खुशी लग रहा है मेरे को कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज राहुल भैया हमारे एरिया पे आए हैं. अभी 7 समुंदर पार से. अब मुझे डर लग रहा है कि इनके सामने क्या बोलेंगे, कुछ गलत बोल दे कि क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा है. फिर भी अभी इतना यहाँ पे जितने भी हैं सभी को इंजीनियर्स हैं. सर मेरे को एक चीज है कि सर, एक चीज मैं आपसे एक बोलना चाहूंगा सर कि क्रिएटर होते हैं इंजीनियर से, लेकिन एक अकेला चना बाहर नहीं हो सकता है. तो अगर अभी यहाँ पे जितने भी इंजीनियर हैं, अगर इस एरिया पे डॉक्टर, कोई आईपीएस तैयारी कर रहे हैं, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईपीएस तैयारी कर रहे हैं, अगर वही सब भी यहाँ पे रहते तो सर हमें बहुत ज्यादा खुशी होती सर. अगर यहाँ पे वही लोग भी होते तो हमें लगता कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे पढ़ाने, यहाँ पे मतलब कुछ बनने के लिए सर. और हम लोगों ने सर, राहुल भैया सर, आई एम फ्रॉम आईटी में सर, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सर. हमने ये काम शुरू तो नहीं किया था, फिर भी एक छोटी सी हम लोगों ने भी शुरुआत की थी 2 साल पहले. क्यों किए थे ना? हाँ, 2 साल पहले हम लोगों ने भी एक स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड कल्चरल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी बनाया था. लेकिन सर हमें लगा कि फिर हमारे पास टाइम नहीं था, थोड़ा सेकेंड ईयर पे थे तो हम लोग पढ़ाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. तो हम लोग ने फिर सभी को मैंने बोला कि कुछ दिन रुको, क्योंकि पहले खुद का तो हो पहले, उसके बाद ना. तो फिर भी हर कोई अभी भैया हर कोई मतलब बोलते हैं कि भैया कुछ हो रहा है प्रोग्राम. तो हम खुद बोलते थे कि अभी रुक जाओ, अभी कुछ तो हो नहीं रहा है कि अभी कुछ बोले. तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है ना, ये और ज्यादा उत्साहजनक है, क्योंकि सर आपने बहुत, राहुल भाई सर आप यहाँ आके इतना ज्यादा उत्साह बढ़ा दिए ना कि क्या बताएं. हर कोई मतलब इतना शान से सुन रहा था आपका भाषण कि क्या बोले. और मैं कहना चाहूंगा कि सर अगर सब कोई अगर आ जाते सर तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, बहुत ज्यादा ही अच्छा होता सर. और मैं श्योर करता हूं कि अगला मीट जो होगा सारे क्रिमिनल ईयर और पंगड़ा ब्लॉक का होगा स्टूडेंट है ना. नेक्स्ट जो है और मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है सर. लेकिन यहाँ पे इंजीनियर्स तो भरे हुए सर, लेकिन किसी कैबिनेट प्लेस नहीं हुए सर. मैं खुद भी प्लेस नहीं हुआ हूँ. मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन हुआ नहीं हूँ. तो मैं कह रहा हूँ कि अगर समाज का निर्माण करना है तो हम मिलजुल कर ही समाज का निर्माण कर सकते हैं. अकेले हम लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं. और हमें ये सोचना चाहिए कि एक बीज से अगर कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम वो खाद तो बन जाता है. और तो एक बात कि एक बीज से हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बीज बड़ा होकर पौधा बनेगा, पौधा होकर फिर फूल होगा, फिर फल देगा. लेकिन और अगर पेड़ बना तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बंजर है. अगर वो बंजर कम से कम आग जलाने काम तो आ रहा है, खाना बना तो सकते हो उससे. इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े टैलेंटेड स्टूडेंट है. कभी अपने आप को ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे राहुल भैया ने बोला. और एक चीज सर, ये दीवार तो देख रहे हो आप लोग, ये लोग सोचे हाँ कितना अच्छा है. हम लोग घर देखते वाओ नाइस हाउस, हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी घर देखते कि नाइस हाउस. लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि उस दीवार को बनाने के लिए कितना मिट्टी का जरूरत हुआ होगा. मिट्टी बोलते हैं, सीमेंट या ईंट का जरूरत होगा, और वो सब दीवार दब गए हैं. तो सर
मैं कहना चाहूंगा कि सर हमें गुरु और जिन लोगों ने हमें बताया उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे कि रईस साहब सर आप नहीं होते तो स्कूल नहीं होता, स्कूल नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो मैं यहाँ पे बात नहीं किया हुआ था, मुझे पता है। सर तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ आए और हम लोग को मोटिवेट करें। राहुल भैया सर बहुत बहुत थैंक यू। और सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप लोग जितना सुन रहे हैं, राहुल भैया ने बोला कि अभी कुछ देर में 5 मिनट के बाद आप लोग चले जाओगे और फिर भूल जाओगे ये सब। तो ये नहीं है कि आप लोग सोचो कि हम ये, और यहाँ पे बहुत से बीटेक इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बहुत सारे हैं। तो डिप्लोमा होल्डर्स का मेरा एक ही है कि आप लोग सीनियर से कम कंसर्न पे रहिए। अगर सीनियर से है तो जैसे वो लोग कुछ तो बताएंगे आपको। अगर ए फॉर एप्पल सीखते हैं ना तो धीरे धीरे आप लोग बढ़ के जाइएगा ना तो आप लोग ए फॉर एरोप्लेन भी सीखिएगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं तो कंसर्न रहूंगा राहुल भैया सर से, क्योंकि वो क्या किए क्या नहीं किए मैं करूंगा। तो आप लोग हर कोई मतलब राहुल भैया का बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ राहुल भैया आप हमारे एरिया आए। तो चलो बहुत ज्यादा बोल दिए, बोर लग रहा होगा। थैंक यू। हाइपोथेटिकल टर्म्स हो गए, अब कुछ प्रैक्टिकल सवाल करते हैं। प्रैक्टिकली स्टडीज में जैसे मैं कुछ क्वेरीज की बात करती हूँ। हम सभी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है हमारे रिगार्डिंग प्लेसमेंट, रिगार्डिंग प्रिपरेशंस। तो अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं इनसे, तो आई वुड लाइक कि अगर किसी के पास भी इस तरीके की क्वेरी है तो वो प्लीज पूछे। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी तो वो हैंड रेज करे और बताए किसी के कुछ सवाल हैं तो। ओके, ऑडियंस बन के पहला सवाल मैं करती हूँ। ओके सर, दिस इज मी पूजा रानी। I'm pursuing mechanical engineer semester 1 from CIT. Honestly, मैं calculations में बहुत weak हूँ। मैथ्स वाला पोर्शन मेरा इट्स लाइक अचानक से किसी ने पूछ दिया 2 + 2 बताओ तो आई बी लाइक तो मुझे इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कैलकुलेशन पोर्शंस में। एंड काफ़ी सारे टर्म्स ऐसा लगता है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन अगर हम देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है लाइक, बट उसके पीछे की वो एक बड़ा से एक जो कंस्ट्रक्शन वाली एक जो चीज़ होती है ना, वो मुझे आई गेस आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो विल यू प्लीज हेल्प मी विद दिस? हाय पूजा, सबसे पहले तो ये बताओ 2 + 2 कितना होता है? तो खैर सवाल बड़ा सिंपल सा है। मुझे ये चीज समझ नहीं आती क्योंकि मेरा ये चीज वीक है। मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेशन तो बदलने की देर हो गई, अब तो वो बदला नहीं जा सकता। आप ये देखो कि आप उस चीज में क्यों वीक हो। क्या 2 + 2 करना या 20 + 20 करना या 2000 + 2000 करना, क्या ये कहाँ मुझे दिक्कत है? अगर आपकी कैलकुलेशन पर्टिकुलर चीज वीक है, आप कैलकुलेटर तो यूज कर ही सकती है। तो पर जहां तक बात है कि मुझे यूज करना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े मशीन के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि मशीन तो बनी हुई है, उसके तो इतने सारे पुर्जे हैं, मैं समझूं तो क्या समझूं, इतना सारा चीज तो एक साथ चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको उसको छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए। आप उसमें मशीन के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, पर मान लीजिए मैं जनरेटर की बात करूं। जनरेटर में जहां तक मैं समझता हूं एक बेल्ट होता है, तो वो बेल्ट क्यों होता है आप समझे, उसको एक हाई लेवल में ले जाकर समझे कि इसमें ये सारे पुर्जे हैं जो क्यों लगते हैं। आपको समझना चाहिए उसमें कि ये एक पावर का मशीन है तो ये पावर यहाँ से आता होगा, ये बेल्ट है क्यों जरूरी है, ये स्विच है तो स्विच ऑन ऑफ वगैरह करने के लिए होता होगा। तो अगर आप उस चीज को धीरे धीरे करके भागों में बांटती जाएंगी और हर भाग को अलग तरीके से लेंगी तो शायद आपको ये चीज करने में या समझने में आसानी पड़े। ये मेरा एक सुझाव होगा। दूसरा कि जिसे आता है उससे बात करें,
अगर कोई आपका प्रोफेसर जानता है या जानते हैं या आपके दोस्त जानते हैं तो समझने की कोशिश करें। अच्छा, ये मैं जहां तक इंटरेक्शन की बात है, जो जैसे मैंने कहा, अगर आपके कोई दोस्त जानते हैं तो दोस्ती जो होती है ज़्यादा लड़के लड़कियों में होती है, तो कभी ऐसा नहीं सोचे कि वो लड़का है तो मैं उसके पास कैसे जाऊं बात करने, या वो लड़की है तो कहीं ये ना सोच ले कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। पढ़ाई सबके लिए होती है, जितने लोगों से इंटरेक्शन करेंगे अच्छा है, सबसे मिलें, सबसे इंटरेक्शन करें। मुझे लगता है कि किसी को भी अगर ये परेशानी है कि मुझे समझ नहीं आता, तो वो इंटरेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। आपको पूछना चाहिए लोगों से, समझना चाहिए कि जैसे किसी ना किसी को तो आता ही होगा, और उनसे समझे तब भी जाकर हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरी सच में बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम थी, बिकॉज एग्जाम्स में मेरे साथ होता था। लाइक अगर ये स्टडी टेबल है, एग्जाम वाले दिन में आई गेस बहुत सारों के साथ होता होगा, होपफुली अगर कोई मेरे जैसा है तो। बेंच में लेकिन किसी ने सिखाया नहीं क्या? चीटिंग तो सबको पता है। ओके, चीटिंग इज आल्सो नेसेसरी, ये आपने नहीं बताया। देखिए, अगर आप जोक को जोक नहीं लेंगे तो फिर हंसने का मजा निकल जाएगा। अगर लाखों पे एक इंस्टीट्यूशन है तो प्लेसमेंट जैसी चीजें डेफिनेटली मैटर करती है। प्लेसमेंट अगर उन्हें नहीं मिलता है तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? प्लेसमेंट नहीं मिलने का रीजन बहुत सिंपल है, पर आपको सुनना चाहिए क्योंकि सच्चाई तो मालूम पड़नी ही चाहिए आपको। सिंपल इसलिए है क्योंकि जो कंपनी आपको लेने आई थी उसने ये नहीं समझा कि आप और उस बच्चे में उसको ज्यादा तेज वो दूसरा बच्चा लगा, इसलिए वो दूसरे बच्चे को ले गया, आपको नहीं ले गया। आप में कुछ ना कुछ कमी रही होगी। प्लेसमेंट हमेशा दो चीजों पे बहुत निर्भर करता है, आपका नॉलेज कितना है, आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया। अगर आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा है, आप बोलते बोलते लड़खड़ा गए, सर माय नेम इज आई डोंट नो व्हाट इज 2 + 2 आई डोंट नो, तो बट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, तो आप मेरे को ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए। जरूरी नहीं आप इंग्लिश में करें। मेरा एक दोस्त था, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में प्लेस्ड हुआ, जाते ही उसने सबसे पहला चीज ये कहा, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूंगा, पर आप मेरा नॉलेज चेक कर लीजिए। तो मैं कहूंगा कि अगर आप बोलने में हकलाते हैं, अगर आपको डर लगता है, प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रेजेंटेशन होना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि आपका प्लेसमेंट आने वाला है। प्रेजेंटेशन अगर रहेगा तो कई बातें छुप जाएंगी आपके इंटरव्यू लेने वाले से, क्योंकि उनको आप शुरू से ही इतना इंप्रेस करके रखेंगे कि वो कुछ चीजें पूछना भूल जाएंगे। और क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम में साम दाम दंड भेद सब अपनाना होता है। अगर आपको लगे कि कुछ हाथ में लिख लेना चाहिए तो लिख लेना चाहिए। तो आप प्रेजेंटेशन अपना अच्छा कीजिए। दूसरी बात जो बहुत मैं कहूँगा, आपका नॉलेज तो खैर पढ़ना ही चाहिए। वो मैं आपको हमेशा कहूँगा, अगर आप यंग एज में हैं, इंजीनियरिंग के 1st ईयर 2nd ईयर यहाँ तक कि 3rd ईयर भी, तो आपको अपना कुछ शुरू करना चाहिए। मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ, आप दूसरे की कंपनी में काम करें, इससे ज्यादा बड़ा बात ये होगा। जैसे अभी एक आए थे अभी कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हमने 2nd ईयर में ये चीज शुरू की। तो आपको हमेशा कोई ना कोई नई चीज शुरू करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आप फेल भी कर जाए ना तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सबको पता है आप नए हैं। आज अगर मैं यहाँ खराब बोलता तो भी आप मुझे अंडे फेंक के नहीं मारते, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही आके बोल दिया था ये मेरा पहला बार है। ठीक उसी तरह अगर आप शुरू में ही कुछ बोलेंगे, मतलब आप शुरू में ही अपने अर्ली लाइफ में कुछ करेंगे और आप फेल भी कर जाते हैं। अब मैं कंप्यूटर पढ़ता हूँ, मैं कंप्यूटर की बात बोलूंगा। आप सॉफ्टवेयर कंपनी चालू करने की कोशिश कीजिए, आपको मालूम होगा कि आप फेल करने वाले हैं, फिर भी कोशिश कीजिए। आपको पैसे नहीं कमाने, आपको नॉलेज कमाना है। उस वजह से आप हमेशा देखेंगे कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और जब आप ये चीज लेकर के अपने इंटरव्यूअर के पास जाते हैं कि वो पूछेगा आपसे आपने क्या किया, तो आप क्या दिखाएंगे? मैंने ये किताब रट्टा मार ली,
उससे कुछ ज्यादा कुछ खास होने नहीं वाला। पर अगर आप उसको ले जाकर एक रोबोट दिखा दे कि मैंने ये रोबोट बनाया, भले ही ना चले, वो समझ जाएगा इस बंदे में टैलेंट है और इसी वजह से वो लेके जाएगा। अगर 100 लोग खड़े हैं और उनको उसको चुनना है कि मैं 20 को ही ले जाऊं, तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं बेस्ट 20 को ले जाऊं, और वो बेस्ट आपको दिखाना है कि आप कैसे होते हैं। अगर आपका प्लेसमेंट इन केस नहीं होता, अगर आप फिर भी रह जाते हैं, नहीं दिखा पाते, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको हमेशा अपने लाइफ में एक बैकअप प्लान रखना चाहिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है आपके लाइफ के लिए। आप ये तो सोच के रखिए कि मुझे अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे मेरा प्लेसमेंट होना चाहिए। और अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ये जो आप साइड प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे ना अपने लाइफ में कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, तो ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। आपको बैकअप प्लान इस तरह से भी रखने चाहिए कि आपके कनेक्शन होने चाहिए एक दूसरे के साथ। मान लीजिए आपकी एक दोस्त है, वो कहीं प्लेस हो गई, अगर आपका उससे कनेक्शन रहेगा ना, तो 1 साल बाद वो आपको रिकमेंड कर सकती है कंपनी में कि वो मेरा दोस्त है, आप उसका एक बार फिर से इंटरव्यू लीजिए, वो आएगा। तो ये जो रिकमेंडेशन का सिस्टम होता है ना आजकल की कंपनी में, जो ये बहुत नया है, शायद आप में से बहुतों को नहीं मालूम होगा। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, तो आपका जो रिज्यूमे होता है वो फेक दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप किसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, अगर आपका दोस्त वहीं पे काम कर रहा है और वो आपको रिकमेंड करता है, तो वो उसका रिज्यूमे फेंका नहीं जाता, उसका रिज्यूमे सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि वो आदमी पहले से काम कर रहा है। उन कंपनी वालों को अपने आदमी पे भरोसा है और इसीलिए वो आपके रिज्यूमे को पहले देखेंगे। तो इसीलिए कनेक्शंस बहुत जरूरी है, बैकअप प्लान बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना है। कई लोगों के चाचा मामा ही इस प्रोफेशन में होंगे जो दुकान वगैरह चलाते हैं, और मैं बहुत तरह की चीजों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप हार्डवेयर इंजीनियर हैं और आपके कोई चाचा मामा जो है वो हार्डवेयर सेल करते हैं या हार्डवेयर बनाते हैं या हार्डवेयर की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सब भी आपकी बैकअप प्लान में होनी चाहिए कि अगर इनकेस मेरा प्लेसमेंट नहीं होता, तो आप उनको पहले से बोल के रखिए कि मैं कुछ समय के लिए इंटर्नशिप करूंगा आपके यहाँ। क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई में ब्रेक कर देते हैं 1 साल या 2 साल का, तो कंपनी इसको बहुत सीरियसली लेती है। वो पूछती है आपसे, हर बार आपसे पूछेगी कि आपने ये 1 साल में क्या किया। और अगर आप कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, या अगर आप उनको कुछ ये कह देते हैं कि मैं तो बीमार पड़ गया था, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, आपके रिज्यूमे में बहुत खराब इफेक्ट पड़ेगा। और रिज्यूमे की बात चली ही है, तो रिज्यूमे एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें आप अपने बारे में लिखते हैं। आपको सिखाया गया होगा, अगर आप नहीं जानते तो आप इसको नेट पर देखिए। और रिज्यूमे आपका अच्छा होना चाहिए, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप कभी भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें हर तरह से वो अच्छा होना चाहिए। आप खुद को दिखाइए, खुद से लिखिए, अपने टीचर्स को दिखाइए, प्रोफेसर को दिखाइए। रिज्यूमे आपका आईडी कार्ड है जो आपको बताता है कि आप कैसे हैं। रिज्यूमे आपका हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। तो ये ही मेरे प्लेसमेंट की एडवाइस है। पर्सनालिटी, दूसरा आपका प्रेजेंटेशन, आपकी नॉलेज, आपका रिज्यूमे, आपका बैकअप प्लान, यही है। मेरे साथ आप सभी के भी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरे जीवन का प्लेसमेंट को लेकर। मैं हजारीबाग में था और तब मैं हजारीबाग में पढ़ाता था ट्यूशन। तो एक लड़का था बड़का गांव का, महतो लड़का था, बड़का गांव का था। वो 6-7 साल बीकॉम करके बैठा हुआ था कोई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर था। उसके बाद वो एमकॉम में एडमिशन लिया मेरे यहाँ। तो ठीक मैं क्लास जाता था, वो क्लास से निकलता था। तो मुझे बहुत गुस्सा लगा कि मेरा क्लास छोड़ के जा रहा है, लेकिन बुला के मैंने बहुत उसको डांटा। तो वो लड़का रोने लग गया। मेरे दोनों पत्रकार महोदय आए हैं, मैं ताली बजा के आप लोगों को उनका स्वागत करूंगा। मेरे बचपन के मित्र भी है। तो जब वो रोने लगा तो बोला कि तुम रो क्यों रहे? तो बोला सर हम ऐसा है ना सर, हम 9,000 रुपया कंप्यूटर सीखने के लिए दे दिए हैं। हम कंप्यूटर सीखें कि एमकॉम करें, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उसको काउंसलिंग किया कि तुम चाहते क्या हो।
तो बोला हम एमकॉम करना चाहते हैं। वो एमकॉम किया, एमकॉम फर्स्ट क्लास किया। उन लोग 3 भाई था, 2 भाई की शादी हो गई थी। एमकॉम पास करके बीच में जो आता था सब्जी उब्जी लेके आता था, तो मेरी भाई बड़ी डांटती थी, कहाँ सब्जी लेके, बेचारा गरीब आदमी सब्जी लेकर। फिर उसको बोले इसका सेंटिमेंट है, अगर लाता है बेचारा तो क्या दिक्कत है, तो थोड़ा डांटती नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। मैं उसको काउंसलिंग किया कि शाम के समय वो मेरे पास आया, इसी समय पे वो आया मेरे पास और बोला सर वो बोला कि सर मेरी माँ, मैं सबसे छोटा हूँ और मेरे दोनों भाई, हम मेरी माँ और हमको अलग करती है, जो नेचुरली सभी घरों में होता है, खासकर महात्मा घरों में तो होता ही है। तो वो उसकी माँ और उसको अलग कर दिया और वो लोग दोनों भाई शादीशुदा था, उन लोग अलग होता, हम क्या करें। तो मेरे शाम का समय था, मेरे मुंह से निकला कि तुम्हारा दिल्ली में कोई जान पहचान है जी? तो बोला हाँ सर, मेरा गांव का ड्राइवर लोग दिल्ली में रहता है। हमने तुम दिल्ली चले जाओ। उसके बाद मेरे से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई। 7-8 महीने के बाद जब वो लौटा तो पूरा डिलाइट हो गया था, पूरा दिल्ली स्टाइल में बात कर रहा था। तो मैंने बोला क्या तुम ये क्या, कहां से आ रहे हो? सर आप कहे ना सर हम दिल्ली चले गए। जब दिल्ली गए तो मेरा ड्राइवर मेरा गांव का बड़ी खुश हो गया, बोला तुम मेरे साथ रहो ना। एक ड्राइवर था किसी घर में, उसकी बेटी को एमकॉम का परीक्षा देना था, तो बोला कि तुम पढ़ाओगे? तो बोला उसका अकाउंट बहुत अच्छा था, बोला हम पढ़ाएंगे सर। उसको पढ़ाया, वो लड़की एमकॉम फर्स्ट डिवीजन पास की। 2 महीना बाद एग्जाम था और उसको बोला कि तुम्हारा कितना ट्यूशन फी हुआ? तो कुछ डर से बोला नहीं। उसको 5000 रुपया निकाल के दिया तो वो तो थोड़ा कांपने लगा कि 5000 देखा नहीं था, लेकिन उसको समझ में आ गया कि मेरा कीमत है, मेरी प्राइस है। और मैं बताऊं, वो लड़का अभी दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, एक कॉलेज में प्रोफेसर है, उसकी वाइफ शादी किया था, नेट क्वालिफाइड है। तो यू कैन, होता क्या है कि पानी में भीगने के डर से जो समुद्र किनारे खड़े रहते हैं, डूबने का डर उन्हीं को रहता है। मोती वही निकालते हैं जो पानी में छलांग लगाते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे वो तो बीटेक किया, जूनियर इंजीनियर हुआ और घर में बैठ जाता है। मैं बता दूं, एकदम घर में बैठना नहीं है। एक जोड़ी कपड़ा लो और 2-4 हजार रुपया जुगाड़ करो और पंजाब चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कहीं चले जाओ और वहां पे बहुत सारे साइट में फैक्ट्री है, हर जगह पर्सनली इंटरव्यू दो, 2000-5000 की नौकरी लगे, ज्वाइन करो। अभी राजू जी बता रहे थे कि बैठो मत, अभी बता रहे थे कोई चाचा मामा फूफा कोई मैकेनिक भी अगर है तो उसके यहाँ आप इंटर्नशिप करिए। मैकेनिकल इंजीनियर है तो वहां पर मोटरसाइकिल बनाइए, बट आप कुछ करो यार, आइडल मत बैठो। आज मीटिंग का यही सार है कि आइडल नहीं बैठना है और एकदम छलांग लगा देना, जीवन इधर या उधर। ऐसा नहीं कि हम घर से निकले ही नहीं, हम बहुत सारे इंजीनियर और बहुत सारे पढ़ लिखे थे तो हाले नहीं जोतेगा। तो ये सब मेंटेलिटी को हटाना पड़ेगा, छोटा से छोटा काम करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा आदमी बनिएगा। इसलिए मेरा ये पर्सनल सुझाव है कि जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं राहुल जी को देखता था, मना करना पड़ता था पढ़ाई के लिए, रोज कुछ लिखता था, रोज पढ़ता था, रोज इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट करता था, तभी मैं टॉफेल और उसमें जाके 100% लाया, तभी उसको 100% स्कॉलरशिप मिला। नहीं तो मेरे जैसा आदमी को कोई इतना कीमत, मेरे ताकत नहीं था कि मैं उसको अमेरिका में पढ़ा सकता था। एक शिक्षक को कितना आमदनी होता है कि उसको 20 लाख रुपया हर सेमेस्टर में फीस दे सकता है? मैं नहीं दे सकता था। तो ये तो आपको करना पड़ेगा और इसके लिए तो मैं शुरू में ही बताया कि मेहनत के बिना और कोई उपाय नहीं है। मैं आपको फोकस करना चाहूंगी भाई, इतनी देर से मैं मेमोराइज कर रही थी कि मैंने उतनी देर के मतलब वो क्वेश्चन आंसर सेशंस के अराउंड मैंने क्या क्या नोट किया। आप कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मैंने तभी बोला, मैंने देखा जब आप आए थे आप एकदम शांत से बैठे थे, होपफुली अगर आप कैलकुलेट कर रहे थे कुछ या क्या, बट अचानक से एक जो कहते हैं ना वो एक पर्सनालिटी वाली चीज, जब आपने मुंह खोला यहाँ पे आके, वो आपकी वॉइस पे वो डर नहीं दिखा मुझे कि हाँ लाइक ये मेरा फर्स्ट ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन है, वो एक पर्सनालिटी वाली चीज। वी आर रियली टच्ड और मैं बता नहीं सकती इन वर्ड्स कितना थैंक कहना चाहती हूँ, हम सभी नहीं बता सकते और शायद हम सभी बताना चाहेंगे। तो उसके लिए सभी के बिहाफ से वुड लाइक कि आप अपना फेसबुक एड्रेस शेयर करें हमारे साथ प्लीज। हाँ जरूर, अगर जो लोग लिखना चाहते हैं
फेसबुक आप राहुल चौधरी टाइप कीजिए। मैं जहाँ रहता हूँ वो है रेस्टन वर्जीनिया जगह का नाम। फेसबुक में मेरी खुद की प्रोफाइल दिखेगी आपको, मतलब मेरा चेहरा दिखेगा। तो आप बस राहुल चौधरी टाइप कीजिए, उसमें जो भी रिजल्ट आएंगे उसमें रेस्टन वर्जीनिया लिखिए, RESTON VIRGINIA, जो कि मेरा रहने का स्थान है, और आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाना चाहिए। पर उससे भी ज्यादा मैं आपको आप लोगों का सारा ईमेल आईडी वगैरह सब एक नोटबुक पास हो रहा है, उसमें लिखा ही हुआ होगा। तो मैं चाहूंगा, मैं खुद ही पर्सनल आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करूंगा, या आप कभी भी, आप लोग मेरे पापा मम्मी को जानते ही हैं, रांची कॉलेज में ये लोग रहते हैं, आप वो भी जानते हैं। आप चाहें तो मेरा, अगर आपको कभी कुछ इस तरह की बातें करनी हो तो आप मेरा ईमेल एड्रेस भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस अभी भी लिख सकते हैं, RAHUL.CHAUDHARY। उसके बाद मैं अपना ईमेल एड्रेस को भी भूल गया, मुझे याद कर लेने दो। नहीं एड्रेस नहीं, Rahul.Chaudhary18। आप एक ऐसा काम कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे ऐड हुई है, नंबर क्योंकि मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस जरा फनी है, तो मैं जनरली उसको नहीं बांटता हूँ। तो फिर भी आप लिखना चाहें तो वो है, जो मेरा मेन ईमेल एड्रेस है वो है rahul300chaudhary400@gmail.com, जो कि जरा फनी ईमेल एड्रेस है, तो मैं जनरली लोगों को नहीं बांटता। तो दूसरा एड्रेस देता हूँ, पर दूसरा एड्रेस मुझे याद नहीं है, तो इसके लिए हंस लो मेरे पे, कोई बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अब समाप्त करते हैं। किसी को कुछ बोलना है क्या? लास्ट में किसी को कुछ बोलना है? किसी की कुछ क्वेरीज है? यस, लास्ट में ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये पहले करना चाहिए था, कब से बोल रही हूँ। Hello sir, hello ma'am, hello sir. Sir, myself Aditya Kumar Naik from CIT. मैं आरटीसी सर। सर CIT माय फ्रेंड सब वहाँ पे है सर, इसलिए मुझे। सर मेरा आरटीसी में मैं मैकेनिकल स्टूडेंट सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जनरली होता है सर कि सिक्स सेम पूछने के बाद स्टूडेंट इंजीनियर स्टूडेंट सर सोचने लगता है कि गेट का प्रिपरेशन कैसे करें। ये मेरा मेन क्वेश्चन है सर कि आप प्रिपरेशन कैसे करें और इसका ये प्लान कैसे बनाए सर। और जनरली और एक क्वेश्चन है सर मेरा अमर सर से कि सिविल सर्विस का तैयारी कैसे करें सर, और जेपीएससी और यूपीएससी वगैरह का तैयारी और इसका प्लान कैसे करें सर। मैं गेट के बारे में पहले बता दूं, जहां तक मैं समझता हूं गेट का सिलेबस बहुत बड़ा है, और आपके चारों साल में जो भी आपने पढ़ा है वो सभी की टेस्टिंग होती है। तो तैयारी तो खैर अपनी जगह है, आप सेमेस्टर 1 की किताबें निकालें, वहां से पढ़ना चालू करें, चीजों को समझें क्या हो रहा है। अगर आप शुरू से ही प्रैक्टिकल करने की आदत लगाएंगे तो आपको पुरानी चीजें याद करने में आसानी होगी। गेट में लॉजिकल क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, और आपकी स्पीड भी होनी जरूरी है। मैं कहूंगा गेट की प्रिपरेशन आप सेकेंड ईयर के बाद से ही करना चालू करें। फिर भी इन केस अगर आप थर्ड ईयर तक पहुंच चुके हैं तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप गेट आपका 2 महीने बाद है तो मैं कहूंगा भोज के समय कोहड़ा नहीं रोपा जाता, तो ये आपको थोड़ी पहले सोचनी चाहिए थी। बट मैंने लोगों को देखा है, लोग 3 से 4 महीने में भी तैयारी कर लेते हैं गेट जैसे बड़ी चीज की, जिसका सिलेबस इतना बड़ा है। तो मैं बस इतना बोलूंगा कि आप शुरू से पढ़िए, गेट के सैंपल पेपर्स लगाइए। लोग जनरली क्या करते हैं कि सैंपल पेपर तो मैं यार लास्ट में रखूंगा, ताकि मैं जब सब कुछ पढ़ लूंगा तब जाके सैंपल पेपर करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू से सैंपल पेपर कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ कितनी और करने की आपको जरूरत है, और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि
एक्चुअल में कंपटीशन क्या होता है। शुरू से अपने आप को कंपटीशन वाले एनवायरनमेंट में रखें, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होना चाहिए। और ये बहुत टफ कंपटीशन है, आपको शुरू से समझ में आना चाहिए, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। कहने को तो मैं कह दूंगा कि आप 18 घंटे पढ़ो, पर ऐसा होता नहीं। आप अपने कैलिबर के हिसाब से पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, अय्याशी कितनी देर करनी है, लड़की कितनी देर ताड़ना है, वो प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। तो प्लान आप प्रॉपर बनाइए, सुबह से लेके शाम तक का बनाइए, रात तक का बनाइए, सोने का घंटा तय कीजिए। प्लान को हमेशा चेंज करते रहिए, देखते हुए कि मेरी तो फूफू का शादी है, 2 दिन वहीं चले गए, तो 2 दिन का मेकअप भी करना होगा। सब कुछ आपका प्लान होना चाहिए। कहने की बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़ने को पढ़ाई मत लो, पढ़ना आपका जज्बा होना चाहिए, आग होनी चाहिए। तो अगर आप पढ़ने को जज्बा बनाकर रखोगे तो आपको प्लानिंग भी उतनी नहीं करनी पड़ेगी, या सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है। आपको पढ़ने का मन करेगा, और जिस दिन आपको पढ़ने का मन करेगा उस दिन आप गेट क्वालिफाई कर गए, हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभिषेक हैव वन मोर क्वेश्चन। डिनाई नहीं कर सकते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है, बट वी कांट डिनाई। तो हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट चलाते रहे। ओके। हेलो, जैसे भैया को आप लोग आदित्य कुमार नायक आपने पूछा कि गेट की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं भी गेट की तैयारी कर रहा हूँ। तो आप मैकेनिकल ब्रांच से हो तो आपको एक अरिहंत की बुक आती है, सैंपल पेपर 10 साल की है, वो उससे आप तैयारी कर सकते हो। और अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो कोचिंग है दिल्ली पे, 2 क्लास की कोचिंग है। एक राव कोचिंग सेंटर है, एक चाणक्य है, जो कि चाणक्य सर हजारीबाग में भी खुला हुआ है सर, तो वहाँ पे आप तैयारी कर सकते हो इसके लिए। और इसीलिए तो आप लोग एक नंबर बांट लो, है ना, किसी से और किसी को दो। और गेट की तैयारी करनी है तो अगर इसी की कोई भी स्टूडेंट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है, इसी के कोई स्टूडेंट है तो ठीक। थैंक यू सर। हेलो सर, माई सेल्फ मानिक लाल ठाकुर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची। सर आप टोफेल के थ्रू गए थे सर, मेरे कॉलेज में सर बताया टोफेल के बारे में, तो मैं नेट में सर्च किया तो ऐसा कुछ नहीं मिला, घर में भी पूछा तो नहीं मिला। हमेशा से मैं टोफेल के बारे में जानना चाहता था सर। टोफेल के मतलब प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताते तो अच्छा होता। अगर आपने नेट पे सर्च किया और आपको नहीं मिला तो शायद आपका नेट कनेक्शन था ही नहीं, क्योंकि नेट पे ढूंढने और नहीं मिला था तो हो नहीं सकता। तो मतलब वैसा कुछ नहीं मिला था। मैं आपको बताता हूँ। TOEFL या IELTS 2 तरह के एग्जाम होते हैं बाहर जाने के लिए। ये जस्ट बाहर के दुनिया के लोग, मतलब जैसे अगर आप US जा रहे हैं या इंग्लैंड जा रहे हैं, तो उनको बस ये जानना जरूरी है कि आप वहां जाके उनकी भाषा समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। तो ये TOEFL या IELTS कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता, वो बस एक चेक होता है कि आप चीजें समझ पाते हैं या नहीं। हाँ, चूंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो एग्जाम भी थोड़ा टफ हो गया है। दोनों ही एग्जाम में इंग्लिश की आपकी बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट ली जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से। उसमें हर तरह की चीज होते हैं, वर्बल, स्पीकिंग, फिर उसके बाद राइटिंग, तो ऐसे राइटिंग वगैरह सब भी होता है। तो आपको, और हियरिंग, आपको सुनने, आप सुन समझ पाते हैं या नहीं, तो 4 तरह के टेस्ट होते हैं। चारों खुद ही एक्सप्लेनेटरी है। वो वर्बल में आपको बोलना है और अच्छे तरीके से बोलना है ताकि दूसरा जो आदमी है उसे समझ में आए। लिखने की प्रैक्टिस आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो शुरू से ही आप ऐसे लिखने की तैयारी हमेशा करते रहे। गाय, बैल, भैंस, किसी पे भी लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखना है, बस लिखते रहिए। बोलने की तैयारी आपको हमेशा करनी चाहिए। जनरली लोगों में क्या होता है, शर्म आती है कि मैं कैसे बोलूं। जब मैं स्कूल में था तो मैं जब भी इंग्लिश बोलना चाहता था, हमेशा मेरे दोस्त मुझे चिढ़ा देते थे, इंग्लिश इंग्लिश। तो शर्म आती है बोलने में, लेकिन आप दोस्तों से नहीं बोल सकते, खुद से बोलिए। खुद से बोलने में शर्म आती है, मन में बोलिए। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, मैं इंग्लिश कैसे सीखा, बहुत फनी किस्सा है।
मैं इंग्लिश हैरी पॉटर पढ़ते पढ़ते सीखा। किसी ने पढ़ी है हैरी पॉटर की किताब? बहुत फेमस हुई है भाई हैरी पॉटर, लोगों ने पढ़ी है ना। तो क्या हुआ कि हैरी पॉटर की किताब आई, मैं गया हुआ था एक बुक का मेला लगा था, वहां मैंने हैरी पॉटर की किताब देखी, हिंदी में लिखी हुई थी। मैंने फटाफट ले ली, पढ़ ली। 2 दिन में पहली बार मैंने एक नोवेल पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुरंत उसकी दूसरी किताब ढूंढने लगा कि पार्ट 2 कहाँ है। तो मैंने जब ढूंढा उसे तो पता चला कि पार्ट 2 हिंदी में नहीं आई है पर इंग्लिश में है। इंग्लिश मुझे आती नहीं थी पर मुझे पढ़ना था, हैरी पॉटर पढ़ना था। तो मैंने इंग्लिश किताब लाया और मैं पढ़ना चालू किया। ही, शी, देन, देयर, ये सब तो समझ में आता है, बड़े बड़े वर्ड नहीं समझ में आते थे। डिक्शनरी लेके पढ़ना चालू किया, इतना क्रेज हो गया था हैरी पॉटर का। पढ़ते 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 जब आप इंग्लिश नोवेल पढ़ेंगे या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, होता क्या है कि आप अपने मन से या मन में इंग्लिश की बातें करना चालू कर देंगे। आप कभी भी पढ़ के देखिए, आप एक 100-200 पेज की नोवेल पढ़ के देखिए, आपको खुद ही पढ़ने के बाद आप कई चीजों को आप देखेंगे कि आप इंग्लिश में ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो मन से बात करने का जो चीज होता है, जो मुझ में भी हुआ नोवेल पढ़ने के बाद, तो ये आपको इंग्लिश सिखाएगा। अगर आपको स्पीकिंग करना है तो मैं तो हमेशा बोलूंगा, अब पेपर कौन पढ़ता है यार आजकल, पेपर मत पढ़ो, मतलब पेपर पढ़ो बट अब डेली 5-5 पेपर लेके कौन पढ़ता है। नोवेल पढ़ो, मजा भी आएगा, देर तक पढ़ोगे। रात को सोने से पहले नोवेल पढ़ो, इंग्लिश किताबें लेकर के आओ अच्छी अच्छी वाली और पढ़ो। उसमें आपको क्या होगा कि देश दुनिया के बारे में जानोगे भी थोड़ा बहुत, और पढ़ाई करने से फिर पढ़ने का भी मन लगा रहेगा। तो इंग्लिश की तैयारी वैसे ही की जाती है प्रैक्टिकल तरीके से। थैंक यू। मैं अगर थैंक्स गिविंग की तरफ जाऊँ तो शाम काफी हो गया है। इतनी देर से मैं सोच रही थी, मैंने लंबे प्रिपरेशन कर रखे थे, बट फिर भी मैं थोड़ा शॉर्टअप करती हूँ। मैम अगर आपकी बात की जाए, आप यू आर द प्रोफेसर रांची कॉलेज रांची। इट वाज लाइक हम लोगों में सब लोगों की कितनी लोगों की मम्मी है जो एम्प्लॉयड है या कुछ काम करती है। ओके, तो इट वाज रियली एन ऑनर कि आप हमारे साथ आई, हमारे सामने आई, हमें देखा, समझा, बोला। तो वी आर रियली वेरी थैंकफुल। थैंक यू मैम, इन द बिहाफ ऑफ ऑल फ्यूचर इंजीनियर्स आई गेस, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। आपको तो कैसे थैंक्स करूं, आपको जब इतने सारे रिक्वेस्ट आएंगे तो अगर आपकी बात इनकी बात मैं मतलब खासा तौर पे करना चाहूंगी। आई एम फ्रॉम जीपी हाई स्कूल। यहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो जीपी हाई स्कूल से हैं? रेज योर हैंड्स। जीपी हाई स्कूल से, जीपी हाई स्कूल से इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूँ। यस, जीपी हाई स्कूल से। मैंने बचपन से किस्से सुने हैं एक स्कूल का। इनफैक्ट मुझे थोड़ा थोड़ा याद होता है, मैं जब छोटी थी, बच्चे मैंने सुना है कि आसपास के लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे बच्चों को। मुझे थोड़ा थोड़ा याद होता है कि रैलीज वगैरह निकाले जाते थे ये बोलने के लिए कि डू प्रमोट द गर्ल चाइल्ड स्टडी, पढ़ाने के लिए बोला जाता था। और आज आई गेस 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए हमारे स्कूल में। आई थिंक ये ताली बजाने के इशू का है कि 1500 स्टूडेंट्स एक ऐसे स्कूल में जहाँ एक बच्चा पढ़ना नहीं चाहता था। अभी के टाइम पे कौन ऐसा चाहता है कि आई एम एम्प्लॉयड, अगर मेरे पास पैसे हैं तो आई विल सर्व पीपल। कौन ऐसा चाहता है? हम सभी भी चाहते हैं हमें प्लेसमेंट मिले, हम पढ़ाई करें, हमें प्लेसमेंट मिल गई, वी आर सेटल, तो चीजें खत्म हो गई। बट यू आर द पर्सन, इनफैक्ट यू आर द पर्सनैलिटी जिसने हमेशा हम सबके बारे में सोचा। अदरवाइज इतने रूरल प्लेस में एक स्कूल के बारे में सोचना, वो अपने आप में इट वॉज एन अमेजिंग थिंग। फिर सिरका की बात करें, सिरका विकास विद्यालय, इट वॉज ऑल्सो एन अमेजिंग एफर्ट कि ऐसे ऐसे प्लेसेस पे हमें स्कूल बनाने हैं, बच्चों को पढ़ाना है जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इनफैक्ट बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं सारे प्लेसेस पे, rather than वो जाके मजदूरी करना चाहते हैं। प्लस प्लेसेस में इट वॉज रियली अ ग्रेट एफर्ट। और इस तरीके के मतलब मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगा नहीं था आप लोगों को एड्रेस करूँ। तो ऑनेस्टली जब मैं यहाँ आई थी, आधे 1 घंटे पहले आ गई थी, मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग आने वाले। यहाँ पे एक कोई नहीं था, बट जैसे ही अराउंड 3 होने लगा, एक एंड अभी इतने सारे स्टूडेंट्स। मुझे
सही में नहीं लगा था कि वी हैव दिस मच फ्यूचर इंजीनियर्स। सो एक बात ताली अपने लिए। एंड मेजर थैंक्स टू सर। मैं चाहूंगी कि आप लास्ट के एक बार हमारे लिए कुछ कहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं। और जो जहां बैठे हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा हम लोग टी पार्टी रखे हैं, तो जो जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, तो बांटने वाले को भी सुविधा होगी। और टी भी है, नाश्ता करने के बाद टी भी पियेंगे। तो जो पीछे हैं, जो लोग बांटने वाले, मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आगे से बांटना शुरू करें। और मैं समझता हूं कि जो जहां बैठे हैं, इंजीनियर देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो अपलोड कर देंगे। तो इंजीनियर की तरह हमको बिहेव करना है ना। और हम लोग फिर मिलेंगे और जोरदार तरीके से मिलेंगे। मैं समझता हूं कि 1 साल के बाद मिलेंगे, तब तक हम लोग इसमें बाउंड्री भी कर देंगे और सुख सुविधाओं के साथ हम लोग मिलेंगे और प्लेस भी बदलेंगे। इस बार यहाँ किए हैं तो अगले बार कॉपी सरना में करेंगे। तीसरे साल में हम लोग सिरका विश्वविद्यालय में करेंगे, विद्यालय में करेंगे, और हो सकता है विश्वविद्यालय भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वॉइस को किसी ने देखा है? मैं बता दूं, एक हम हेडमास्टर साहब हैं यहाँ पर, एक वाक्य हुआ सिरका विकास विद्यालय के बारे में। हम लोग जमीन देखने के लिए पीछे जा रहे थे, मतलब सिक्का के आगे जा रहे थे। तो हेडमास्टर साहब को याद होगा, वहां पे हमारा वो भेस्पा स्कूटर था उस समय। वो स्कूटर जैसे हम लोग मोड़े हैं और वहां पे रुक गया स्कूटर, खराब हो गया स्कूटर। तो हम लोग दोनों, हेडमास्टर साहब बरजेश जी हैं साक्षी, हम लोग दोनों वहां खड़ा हो गए। तो बरजेश जी बोलते हैं, ये सर यहाँ स्कूल रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं बताऊं कि ये ऊपर वाला का देन है। और हम लोग दोनों वहां पे खड़े थे, बरजेश जी और हम। तो मुझे लगा कि मैं अभी बता रहा था सुसु कर लूं, तो फिर हमको लगा यार स्कूल खोलेंगे तो यहाँ नहीं करना चाहिए। अगर हम तो देखिए, आज सिक्का विद्यालय जो है, ये यूनिक विद्यालय है पूरे झारखंड में, जहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। हम लोग जमीन में बच्चे को बैठाते हैं। मेरे कुछ इंजीनियर होंगे सिक्का विद्यालय के, तो खड़े हो जाओ, जो वहां से खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सिक्का एक बार बिग हैंड फॉर सिक्का विद्यालय। इतने ये सब बच्चे वहीं से पास आउट किए हैं। बट तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट अगर आप जानेंगे, उसका रिजल्ट जो है, पूरे झारखंड में कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहां पे 100% रिजल्ट है, वो सिक्का विद्यालय का। तो ये तो मैं समझता हूँ ऊपर वाला का। तब तक मैं गुजारिश करूंगा बांटने वाले से, क्या तब तक नाश्ता को ले आए आगे और बांटते चले, लेते आओ। और सब कोई 2-3 लड़के आओ यार, एक आदमी क्या करेगा? चाहे एक करके वहां भी ले ले, नहीं और 2-3 आदमी जाते थे वैसे स्टार्ट करो। देखो यार, बांट दो सब मिलजुल के। हम लोग मिले हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से मिल के जाएंगे। और खासकर राहुल जी से सबको जरूर मिलेंगे पर्सनली, अपना एड्रेस लेंगे, एड्रेस देंगे। और